वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल विज्ञान में कॉन्सेप्ट से सक्सेस तक। और मैं हूं आपका बेटा एजुकेटर शिवम मिश्रा। और आपको पता होना चाहिए पिछले 10 सालों का एक्सपीरियंस बेटा, ऑफलाइन ऑफलाइन मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर बेटा, करोड़ों बच्चों को मैंने पढ़ा चुका है। और ये बेटा अब आप बोलिए जो शिवम मिश्रा ना आपके लिए तगड़ा वाला बेटा यहाँ पे पढ़ाने जा रहा है। रासायनिक अभिक्रिया समीकरण चाप के एकदम पढ़ाएंगे, ऐसा चबुआ गुरु पढ़ाएंगे ना कि बेटा भूलेंगे नहीं। इसी वीडियो ना में पूरा याद करा देंगे। ये चैप्टर 1 है ना जो है ना पूरा सब धुआं धुआं करवा देंगे। पूरा नोट्स भी मैंने बनाया है बेटा, रात भर मेहनत किया इस पे, कई रात जागा बेटा। उनके लिए नहीं जागा लेकिन आपके लिए जागा, क्योंकि मुझे पता था ना कि बेटा वो धोखा दे देंगे लेकिन आप धोखा नहीं देंगे और हम आपको धोखा देने भी नहीं देंगे बेटा। ये चैप्टर 1 बेटा 1 शॉट है, रासायनिक और अभिक्रिया एवं समीकरण जो है आपको बेटा ये पूरा पूरा धुआं धुआं करने वाले हैं एक ही वीडियो में। कॉन्सेप्ट से सक्सेस तक जो बेटा हमारा एम है ना वो लेकर जाएंगे, आई प्रॉमिस यू। और हर एक टॉपिक को बहुत ही स्मूथली पढ़ने वाले हैं। तो क्या आप लोग तैयार है? हाउ टू जोश एक बार बेटा कमेंट कर दो, क्या आप लोग तैयार है? सब हम तैयार है गुरु, आप तैयार ही नहीं बेटा, हम तो आपके लिए पहले से तैयार थे बेटा। सब्सक्राइब ठोको भाई, भाई सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। ये गुरु इन नोट्सवा फ्री है, ये गुरु ये नोट्सवा फ्री है। गुरु जी उनकी कसम कहाँ दे रहे हैं? गुरु जी उनकी कसम ये नोट्सवा कहाँ दे रहे हैं बता देना। तो गुरु जी हम नोट्सवा आपको दे रहे हैं टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल पर नोट्स आपको फ्री में दे रहे हैं सर। टेलीग्राम चैनल पर ये आपको फ्री में पूरा नोट्स में प्रोवाइड कर रहा हूं सर। लिंक कहां पर मिलेगा? लिंक कहां पर मिलेगा? तो बेटा लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, जाकर फटाफट ज्वाइन करो टेलीग्राम चैनल को। जाइए वहां से इसका पूरा नोट्स फ्री में डाउनलोड करिए। पूरे यूट्यूब पर पहली बार बेटा विज्ञान के लिए 1 रुपए भी नहीं देना है बेटा, किसी को नहीं देना है। हाउ टू जोश, हाउ टू जोश बेटा आ रहा है गुरु जी, तगड़ा वाला जोश है बेटा। अब 1 रुपए नहीं देना है किसी को, चाहे जो हो बेटा, किसी को नहीं देना है बेटा 1 रुपए। ये सीएम साइंस पूरा पढ़ा देगा 9-10 का, परेशान मत होना। बोर्ड में गुरु एकदम फाड़ के लाएंगे गुरु, 100 में 100 नंबर, टेंशन ना लेना। उड़ाना शुरू करेगा, उड़ाना शुरू करेगा बेटवा। गुरुजी पढ़ाना शुरू कर दीजिए। पहला गुरु जो चैप्टर है, पहला गुरु जो चैप्टर है नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए भैया। निकालिए कॉपी पेन पेपर, निकालिए कॉपी पेन पेपर। देखिएगा हम आपको नोट्स तो बेटा दे रहे हैं लेकिन हम आपसे यही बोल रहे हैं कि आप अपने से भी नोट्स बनाते जाइएगा बेटा। ये हमारा बेटा चैप्टर 1 है, ये हमारा चैप्टर 1 है। सर चैप्टर 1 कौन सा है? सर चैप्टर 1 कौन सा है? हमारा चैप्टर 1 कौन सा है सर? वो रहने वाला है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण बेटा। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर 1 अपना है। यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण गुरु पूरा पढ़ेंगे, एकदम धुआं धुआं कर देंगे, आग लगा देंगे गुरु, चाहे जो हो जाए गुरु जी, आग लगा देंगे एकदम। तो वो हमारा चैप्टर क्या गुरु? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। कंप्लीट नोट्स आपको देने वाले हैं, तो आप तैयार ही नहीं? एक भी आपका छूटेगा नहीं, एक भी बेटा आपका छूटने वाला नहीं है। सबसे पहले देखिएगा, अगर हम देखेंगे तो हमारे आसपास बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। आप देखते होंगे कि गुरु हम ले आए 1 बॉटल पानी, अब पानी को रख दिए किस पे? बहुत बढ़िया गुरु, रख दिए किस पे? गैस पे। और फिर वो गैस पे जब रख दिए, उसको हीट दिए तो वो वाष्प में बदल गया बेटा, वाष्प बदल गया। तो उसमें कुछ ना कुछ क्या हो रहा है? चेंजेस हो रहे हैं। गुरु जी हम कुछ नहीं किए, हम बैठे थे, हम अपने पापा के सामने बतिया रहे थे। उसके बाद वो देख लिए, उनसे बतियाते हुए पापा के का मूड क्या हो गया बेटा? चेंज हो गया। कहीं ना कहीं वो भी क्या बेटा? एक परिवर्तन ही है, एक अभिक्रिया ही है। लेकिन वो अभिक्रिया कौन सी है बेटा? भौतिक अभिक्रिया है। हम कह रहे हैं कि आपसे बोले कि आप भंडारे में चले जाइए बेटा। हम भंडारे में गए गुरु, और वहां पे कहा था गुरु जी बहुत सारे फल थे। हमने कहा बेटा एक काम करिए, फल ले आओ, इसका बनाओ सलाद, इन फलों का बनाओ सलाद बेटा। तो आपने क्या किया? उठाया चक्कू, बना दिए सलाद, बना दिए क्या बेटा? सलाद बना दिए। तो हमारा कौन सा परिवर्तन बेटा? भौतिक परिवर्तन। कुल मिला के जो हम देख सके बेटा, जो हम देख सके, जो हमें दिखाई दे रहा है गुरु, भौतिक परिवर्तन है। वो क्या बेटा? भौतिक परिवर्तन है गुरु। हम यहाँ पे एक कागज लिए, हम यहाँ पे बेटा एक कागज लिए, इसका गजवा को धई के फाड़ दिए, इसका गजवा धई के फाड़ दिए। गुरु कौन सा परिवर्तन हो रहा है बेटा? दिखाई दे रहा है आपको गुरु? भौतिक परिवर्तन हो रहा है। यानी कि जब हमारा कोई भी पदार्थ, कोई भी पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलती है, और वो क्या रहती बेटा? क्या रहती है? स्थायी रहती है। उसे हम क्या कहते हैं बेटा? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉरी,
अस्थायी होते हैं उसे क्या कहते हैं बेटा, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। यानी कि भौतिक परिवर्तन सबसे पहला हेडिंग डाल लीजिए, जिसको कहते हैं बेटा फिजिकल चेंजेस या फिजिकल रिएक्शन। ये भौतिक परिवर्तन फिजिकल रिएक्शन होता क्या है, सबसे पहला वाला हेडिंग ध्यान दीजिएगा, वह क्रिया जिसमें पदार्थ केवल भौतिक गुणों जैसे अवस्था, रंग, आकृति आदि में परिवर्तन होता है, परंतु उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे बेटा हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। यानी कि पहले ये क्या था बेटा, एक प्लेन पेपर था, मैंने फाड़ कर छोटे छोटे इसको टुकड़े में बेटा कर दिया, तो ये कौन सा परिवर्तन हुआ बेटा, इसके अवस्था में परिवर्तन हो गया। तो ये कौन सा चेंजेस हुआ, ये बेटा भौतिक परिवर्तन हुआ। ये क्या हुआ बेटा, ये भौतिक परिवर्तन हुआ। समझ आ रहा है ना, तो याद कर लो हमारे साथ बेटा, याद कर लो हमारे साथ, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, मेरे साथ याद कर लो इसी लेक्चर में बेटा, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, मेरे साथ याद कर लो कर जवाब, वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थ के केवल भौतिक गुण जैसे अवस्था, रंग, आकृति आदि में परिवर्तन होता है, परंतु उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे भौतिक परिवर्तन बेटा कहते हैं। जैसे गुरुजी का उदाहरण ले लीजिए बेटा, पड़ोसी का है तिलक, अब आपने वहां पर क्या गए गए गुरु हम खाने के लिए, वहां पे हमें क्या मिल रहा था गुरु, बर्फ, जो पानी था बेटा, बर्फ जमा हुआ पानी था। अब बर्फ को हम लिए गुरु, वो पिघल गया, पिघल के क्या बन गया बेटा, बहुत बढ़िया पानी बन गया। यानी कि बेटा ठोस से किस में बदल रहा है बेटा, द्रव में बदल रहा है, द्रव में बदल रहा है, ठोस से द्रव बदल रहा है, तो अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, आकृति में परिवर्तन हो रहा है, रंग में परिवर्तन हो जा रहा है गुरु, उसे क्या कहते हैं, भौतिक अभिक्रिया कहते हैं या भौतिक परिवर्तन कहते हैं। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। इसके गुरु कुछ गुण हैं, मुख्य प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारे गुण हैं इसके। पहला, ये गुरु क्या होती है, एक अस्थाई होती है, टेम्परेरी होती है। टेम्परेरी का मतलब होता है, अस्थाई का मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए आपने क्या किया, पानी लिया, पानी से वाष्प बना दिया, फिर वाष्प को ठंडा करके पुनः पानी बना सकते हैं, बना सकते हैं कि नहीं सर। बर्फ लिया, बर्फ से पानी बना दिया हीट करके, पुनः आप बर्फ को ठंडा कर दीजिए, फिर से हमारा क्या बन जाएगा गुरु, हमारा बर्फ बन जाएगा। तो इसलिए क्या बेटा, यह अस्थाई हमारी क्या है, एक प्रक्रिया है या एक अभिक्रिया है। उसके बाद अगला बेटा, यह उत्क्रमणीय रिवर्सिबल होती है बेटा, यह क्या होती है, रिवर्सिबल होती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं जो दोनों ओर होती है, यानी कि जल से द्रव से ठोस, ठोस से द्रव, द्रव से ठोस, ठोस से द्रव, द्रव से ठोस, ठोस से द्रव, द्रव से ठोस, ठोस से द्रव। यानी बेटा याद बोलिए डायरेक्ट, क्या बोलेंगे गुरु, गुरु हम लेंगे जल, जल से जल से जल से जल से गुरु क्या किए, बर्फ बना दिए, बर्फ से क्या किए, जल बना दिए, तो बर्फ से जल, जल से बर्फ, जल से बर्फ, बर्फ से जल, ये क्या हो गई बेटा, ये हो गई हमारी एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया, यानी कि जो दोनों तरफ होती है, जो दोनों तरफ होती है। यानी कुल मिला के यहाँ पे लिख देंगे गुरु, बर्फ से पानी, बर्फ से पानी बना गुरु, पानी बना, फिर ठंडा कर देंगे गुरु, क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। तो बर्फ से पानी, पानी से बर्फ, बर्फ से पानी, पानी से बर्फ, एक का है गुरु, एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। किसी कोई डाउट है का, किसी कोई डाउट है का, कमेंट बॉक्स में बेटा छाप दीजिएगा। उसके बाद अगला बेटा, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, क्या गुरु कोई नया पदार्थ बन रहा है, नहीं बन रहा है, वही तो बर्फ है, वही तो बर्फ है जो पानी बना, फिर वही तो पानी जो बर्फ बना, कोई नया पदार्थ बन रहा है क्या गुरु, दूध बन जा रहा है का, अरे गुरु इधर से टमाटर डाल रहे, इधर से सोना निकल रहा है क्या बेटा, आप बताइए, ये बताइए गुरु, नहीं निकल रहा है, तो इसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता, रहेगा बेटा टमाटर ही बन जाएगा, भले केचप, लेकिन रहेगा तो टमाटर ही ना, अवस्था ही तो बदल रही है। टमाटर बेटा सॉलिड था, अब केचप बन गया, ये चटनी बन गई, द्रव बन गया, लेकिन है तो टमाटर ही ना, ए भैया है कि नहीं। अगला लीजिएगा, इसके उदाहरण गुरु, पानी से बर्फ का बनना या बर्फ का पिघलना, ये हमारी क्या है बेटा, एक उदाहरण है भौतिक परिवर्तन का। मोम का पिघलना भी क्या है, एक हमारा भौतिक परिवर्तन का बेटा क्या है, एक उदाहरण ही है। मक्खन का पिघलना, मक्खन का पिघलना भी क्या है गुरु, एक हमारा भौतिक अभिक्रिया का उदाहरण है। पेपर यानी कागज को फाड़ना बेटा एक भौतिक अभिक्रिया क्या होता है, एक उदाहरण होता है। लकड़ी को काटना भी आप ले लीजिए बेटा, लकड़ी, लकड़ी को धोकर काट दिए, ये भी हमारा क्या हो गया बेटा, एक हमारा भौतिक अभिक्रिया का एक उदाहरण हो गया। उसके बाद फलों से सलाद का बना, अरे भैया फल में गुरु गाजर ले लीजिए, गुरु गाजर ले लिया गुरु, वो सब्जियां है गुरु, ये तो सब्जी है, अरे सब्जी ही ले लो भैया, सब्जी से हाँ सलाद का बनाना कोई दिक्कत नहीं है।
तो गाजर ले लिए और गाजर को दही को काट दिए, ये भी हमारा बेटा क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है, यानी जो हमें दिखाई देती है, जो हमें बेटा दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जल का वाष्पीकरण, गुरु ये तो हमारा रासायनिक अभिक्रिया है। अरे भैया कैसे बता दिए रासायनिक अभिक्रिया है। देखिएगा, आप क्या ले लेंगे, एक बीकर ले लीजिएगा, बीकर को हम नीचे क्या कर देंगे बेटा, हम इसको दे दिए टेम्परेचर, हम हीट देंगे, हम क्या दे दिए बेटा, हीट दे दिए, इसमें डाल दिए जल, क्या डाल दिए जल, अब ये किस में बदल गया बेटा, वाष्प में बदल गया, वाष्प में बदल गया, ये जो जल था, ये जो जल था किस बदल गया बेटा, वाष्प में। अब पुनः इसे आप ठंडा कर लीजिए, जब पुनः आप इसे ठंडा करेंगे फिर ये जल बदल जाएगा, तो ये भी क्या है, एक भौतिक अभिक्रिया है। सेकेंड हेड डालो बेटा, रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन या केमिकल चेंजेस या केमिकल रिएक्शन, इसको क्या कर देंगे बेटा, इसको कर देंगे केमिकल रिएक्शन भी नाम दे देंगे। ध्यान देंगे बेटा, क्या, केमिकल, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन नाम दे देंगे। तो सीधा बोलेंगे केमिकल रिएक्शन होता क्या है, बहुत सिंपल सा है बेटा, बहुत सिंपल सा है। देखिएगा, इसका हम दो परिभाषा आपको देंगे। सबसे पहला डेफिनेशन, सबसे पहला डेफिनेशन, वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थों के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है और नए रासायनिक गुणों वाले पदार्थों का क्या होता है, निर्माण होता है, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे सर ये बताइए, अगर हम बेटा ले लें किसको, हम ले लिए मान लीजिए दूध को, क्या ले लिए बेटा, दूध को, दूध से देखेंगे कुछ खट्टा पदार्थ डालते हैं बेटा तो दही बन जाता है, दही बन जाता है। पहले दूध क्या खट्टा था सर, नहीं खट्टा था, बाद में जब दही बनता है तो खट्टा हो जाता है। तो दूध से दही बन रहा है, दूध लिक्विड है, ये सॉलिड में बदल गया, तो इसमें क्या हो रहा है बेटा, ये रासायनिक गुणों में क्या हो रहा है बेटा, परिवर्तन हो रहा है। यही क्या होते हैं, हमारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। यानी कि दूध से दही का बनना हमारा क्या होता है बेटा, एक केमिकल रिएक्शन होता है। अब खट्टा हो गया, इसके केमिकल चेंजेस में क्या हो गया बेटा, बदलाव हो गया, एसिडिक हो गया कि नहीं, आप बताइए एसिडिक हो गया कि नहीं। अथवा में दूसरी परिभाषा ले सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ यानी कि अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके नए गुण धर्म वाले एक या एक से अधिक उत्पाद बनाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो लिख लेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, हमारे साथ याद करिए बेटा, हमारे साथ आपको बेटा याद करना पड़ेगा कि वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ यानी कि अभिकारक आपस में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं यानी कि नए उत्पाद बनाते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सर हम ले लिए हाइड्रोजन, क्या ले लिए बेटा, हम हाइड्रोजन को ले लिए सर, हाइड्रोजन को ले लिए और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला दिए तो हमारा क्या बन गया बेटा, जल बन गया, हमारा क्या बन गया बेटा, जल बन गया। तो ये भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया ही है, ये भी क्या बेटा, एक रासायनिक अभिक्रिया ही है। यह इसके कुछ गुण होते हैं, क्या होते हैं कि यह अस्थाई होता है, परमानेंट होता है, यानी कि अगर एक बार इंसान मर गया बेटा दोबारा जिंदा नहीं होगा। अरे दुनिया का कोई भी क्यों ना आ जाए बेटा, कोई जिंदा नहीं कर पाएगा, यानी कि क्या होता है, परमानेंट होता है। जैसे अगर बेटा दूध से, किससे, दूध से दही बन गया, तो अब ये नहीं गुरु दूध से दही बना लेंगे, ऐसा कभी संभव है क्या, नहीं संभव है। तो बेटा क्या होता है, परमानेंट होता है, यह उत्क्रमणी होती है। अभी आगे हम पढ़ेंगे उत्क्रमणी क्या होती है, यानी कि इसे सामान्य भौतिक परिवर्तन द्वारा वापस में पूर्व अवस्था में नहीं बदला जा सकता, यानी कि अब कोई भी चेंजेस करके दूध से दही नहीं बना सकते, या दूध से तो दही बना दिए लेकिन दही से दूध आप कभी भी नहीं बना सकते। आप कभी नाम सुने बेटा कि नहीं गुरु हमारा दही से दूध बन रहा है, कभी आप सुने हैं, नहीं। तो दूध से तो दही बन जाएगा लेकिन दही से दूध कभी नहीं बनेगा। इसीलिए क्या होती है बेटा, एक अनुत्क्रमणी होती है। अनुत्क्रमणी का मतलब जो केवल एक ही दिशा में होती है, दूध से दही बन जाएगी, काम खत्म, काम खत्म। सर भौतिक परिवर्तन हमारा क्या होता है, जो भौतिक परिवर्तन होता है या भौतिक अभिक्रिया होती है, ये गुरु क्या होती है, उत्क्रमणी होती है। उत्क्रमणी का मतलब क्या होती है बेटा, यह हमारा बर्फ से पानी, पानी से बर्फ दोनों तरफ हो रहा है, इसीलिए उत्क्रमणी है, रिवर्सिबल है। और ये क्या होती है, ये इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल का मतलब होता है अनुत्क्रमणी, अनुत्क्रमणी का मतलब होता है जो केवल एक तरफ होती है, उसे अनुत्क्रमणी कहते हैं। अब यहाँ पे एक शब्द आया था बेटा अभिकारक, एक आया था बेटा उत्पाद, एक आया था अभिकारक, एक आया था उत्पाद। जरा ये भी समझ लीजिए,
जो हमारा रिएक्शन से पहले जो भाग ले रहे हैं पदार्थ उसको विकारक बोलते हैं। जो रिएक्शन के बाद, जो अभिक्रिया के बाद जो प्रोडक्ट तैयार होता है उसे उत्पाद कहते हैं। उत्पाद हमेशा राइट हैंड साइड रहेगा। जो यहाँ पे अभी आगे पूरा बताएंगे, जो तीर है, तीर के हमेशा राइट हैंड साइड जो रहेगा वो हमारा बेटा उत्पाद रहेगा, और जो लेफ्ट हैंड साइड LHS की तरफ रहेगा वो हमेशा हमेशा क्या रहेगा बेटा, अभिकारक रहेगा, रिएक्टेंट रहेगा। जो अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। समझ में आया क्या? इसमें हमेशा नए पदार्थ का क्या होता है बेटा, निर्माण होता है। इसके कुछ उदाहरण, जैसे दूध से दही का बनना बेटा, लोहे पर जंग लगना, ये भी हमारा क्या होता है, कहीं ना कहीं उदाहरण भी होता है। अच्छा, लोहे पे जंग किसके कारण होता है बेटा, जब ऑक्सीजन नमी से क्रिया करता है, यानी कि लोहा जो होता है नमी से क्रिया करता है, तो उसका ऑक्सीकरण होता है, जिसकी वजह से बेटा क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। श्वसन श्वसन में भी ये क्या हो रहा है बेटा, हमारा केमिकल चेंजेस होते हैं, यानी कि ऑक्सीजन ग्रहण करना और CO2 बाहर निकालना, ये भी क्या होता है बेटा, हमारा एक केमिकल रिएक्शन ही होता है। भोजन का पचना, भी क्या होता है गुरु, एक हमारा केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया ही होती है। और लकड़ी खाना का बनाना, खाना जो हम लोग बनाते हैं ये भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। और लकड़ी, कागज या कोयले का दहन यानी कि जलना भी हमारा क्या होता है, एक रासायनिक अभिक्रिया ही होती है। यहां तक समझ में आएगा नहीं? एक बार बेटा आप लोग कमेंट कर दीजिए प्लीज यार, वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट बेटा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये सीओ में आपको पूरा पढ़ाएगा, पूरा पढ़ाएगा, पूरा कंप्लीट पढ़ाएगा। और ऐसा गुरु पढ़ाएगा ना कि एकदम मक्खन लगेगा बेटा, मक्खन लगेगा। जब आप अपने बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे तो कहेंगे ए गुरु मक्खन हो गया, एकदम मक्खन हो गया। आप रेलवे की तैयारी करते हैं तब भी आपके लिए बेटा सफिशियंट है, ठीक है ना। अब यहाँ बेटा कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ महत्वपूर्ण मैंने समीकरण लिए हैं, जैसे कि कोयले यानी कि कार्बन का दहन। जब हमारा कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो बेटा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, यानी कि कोयले को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारा क्या होती है बेटा, प्राप्त होती है। मैग्नीशियम रिबन का दहन, जब हम लोग क्या करते हैं बेटा, मैग्नीशियम रिबन को लेते हैं, मैग्नीशियम रिबन को चिमटी से पकड़कर बेटा जलाते हैं। जब जलाते हैं तो क्या होता है, वहां पर हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण प्राप्त होता है। वो भी हमारा क्या होता है बेटा, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया का क्या है, उदाहरण ही है, अब देखिए इसके अवस्था में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं। पहले क्या था, मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम का एक रिबन था, आपने ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या किया बेटा, जला दिया, दहन कर दिया, तो 2MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे क्या हो गया बेटा, प्राप्त हो गया। ये भी हमारा क्या होता है, एक रासायनिक अभिक्रिया के कुछ उदाहरण है। समझ में आया क्या? एक बार आप लोग बेटा कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। लेकिन अब हम कैसे जानेंगे, सर कैसे जानेंगे कि पड़ोसी उसको लेकर भाग गया? अरे बेटा कॉल हिस्ट्री चेक होगी ना, तभी तो बताएंगे कि पड़ोसी हाँ लेकर भाग गया है, नहीं तो कैसे पता होगा, है कि नहीं? है भैया, एक बार बोलिए। गुरुजी आप मजे ले रहे बेटा, हम मजे कहा ले रहे, हम सही बता रहे हैं आपको। पड़ोसी लेकर भागा तो कैसे पता लगेगा कि भागा? कोई ना कोई तो कांड हुआ होगा, कोई ना कोई तो रिएक्शन हुआ होगा। एग्जैक्टली उसी प्रकार बेटा हम कैसे जानेंगे कोई ना कोई गुरु रासायनिक अभिक्रिया हुई, उसकी पहचान कैसे करेंगे? तो निम्नलिखित के द्वारा हम उसकी पहचान कर सकते हैं कि हाँ बेटा यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुई, निम्नलिखित के द्वारा पहचान किया जा सकता है। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को निम्नलिखित लक्षणों या लक्षणों के द्वारा बेटा पहचाना जा सकता है। सर वो लक्षण क्या क्या है? सबसे पहला बेटा अवस्था में परिवर्तन, हम देखेंगे कि अवस्था में परिवर्तन हुआ है कि नहीं। यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे बेटा, जब मैग्नीशियम को लेकर हमने मैग्नीशियम का रिबन लेकर जला दिए तो हमारा क्या प्राप्त हुआ बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक सफेद चूर्ण प्राप्त हुआ, राख प्राप्त हुई। तो कहीं ना कहीं हमारे अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। तो जब अवस्था में परिवर्तन होगा तो बता देंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई, यानी चेंजेस इन स्टेट, यानी कि उसके स्टेट में यानी कि अवस्था में बदलाव होगा। जैसे मैग्नीशियम रिबन का ठोस से पाउडर बनना हमारा क्या होता है बेटा, अवस्था में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन यानी कलर में चेंजेस होगा, तो हम जान जाएंगे बेटा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई। जैसे कि जब कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में लोहे के कील डालने पर विलयन का रंग बेटा हरा हो जाता है। जब कॉपर सल्फेट CaSO4 के विलयन में हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम
लोहे की कील डाल दिए, कॉपर सल्फेट का विलयन क्या होता है बेटा, नीला होता है, और उसमें एफआई डाल दिए, आयरन डाल दिए, तो उसका जो रंग हो गया बेटा वो कैसा हो गया, वो हरा हो गया, और फेरस सल्फेट बन जाता है और कॉपर अलग हो जाता है। तो वहां पर देखेंगे बेटा रंग में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, तो वो भी हमारा क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण हो गया। यानी CuSO4 नीला है, कॉपर सल्फेट है नीले रंग का, इसमें हम लोग एफआई यानी कि एक कील डाल दिए। बेटा किसका कील डाल दिए, बहुत बढ़िया सर जी, हम लोहे का एक कील डाल दिए, तो क्या बन गया बेटा, फेरस सल्फेट बन गया, FeSO4 बन गया हरे रंग का। साथ ही साथ कॉपर क्या हो गया बेटा, विस्थापित हो गया। कॉपर क्यों विस्थापित हो गया, अभी हम आगे आपको बताएंगे क्यों विस्थापित हो गया, ठीक है ना। अगला, तापमान में परिवर्तन होगा बेटा, टेम्परेचर में चेंजेस होगा। टेम्परेचर बेटा क्या होगा, चेंजेस होगा। जब तक टेम्परेचर चेंजेस नहीं होगा बेटा हम पता नहीं कर सकते कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुई। सर कैसे, सर कैसे, अरे भैया आप चूना पत्थर ले लीजिए, पानी में डाल दिए, जब पानी में डाल दिए तो पनिया गर्म हो जाता है गुरु, हॉट हो जाता है, तो कहीं ना कहीं बेटा टेम्परेचर क्या होगा बेटा, बदलाव हुआ, यानी चेंज इन टेम्परेचर। गैसों का उत्सर्जन होना बेटा, बाहर निकलता है। जब भी केमिकल कोई रिएक्शन होती है तो वहां पर बेटा गैस निकलती है, गैस निकलती है कि नहीं। जैसे कि जब दानेदार जिंक को हम सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि HCSO4 में डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, साथ ही साथ हमारा जिंक सल्फेट प्राप्त होता है। यानी कि यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, दानेदार जिंक पर, जब दानेदार जिंक पर सल्फ्यूरिक अम्ल को डाल देते हैं, HCSO4 को डाल देते हैं, तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, तो गैसिया बाहर निकल रही नहीं, तो ये भी हमारा क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो रहा है बेटा, बदलाव हो रहा है। साथ ही साथ बेटा अवक्षेपण का क्या हो गया बेटा, निर्माण होगा। अवक्षेपण का क्या हो गया, निर्माण होना, ये भी हमारा क्या होता है बेटा, रासायनिक अभिक्रिया को वही बताता है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं बेटा, एक फ्लाक्स लिए, फ्लाक्स में डाल दिए बेटा क्या हम लोग, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को जब डालते हैं और इसमें जस्ता को डाल देते हैं, तो दानेदार जो जस्ता होता है वो नीचे की तरफ क्या होता है बेटा, बैठ जाता है, तो कहीं ना कहीं अवक्षेपण बन रहा है। यानी कि अवक्षेप है क्या, सबसे पहले बेटा अवक्षेप है क्या, किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाला अविलेय अघुलनशील ठोस पदार्थ क्या कहलाता है बेटा, अवक्षेप कहलाता है। अवक्षेप अगर आपसे बोला कोई तो आप अवक्षेप क्या कहते हैं, अवक्षेप क्या कहते हैं, जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है, जब कोई रिएक्शन होती है तो कुछ ना कुछ क्या बन जाता है हमारा, कभी कभी अविलेय पदार्थ प्राप्त हो जाता है, तली के नीचे अविलेय पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं जो कि घुलते नहीं, जिसके ग्रुप, जिसको बेटा हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। अब रासायनिक समीकरण को लिखने का बेटा तरीका होता है, रासायनिक समीकरण को बेटा लिखने का तरीका, रासायनिक समीकरण बेटा लिखें कैसे। अब रासायनिक समीकरण लिखने का बेटा तरीका क्या होता है उसको जरा देखिएगा, यहाँ पे हम समझा रहे हैं आपको एक एक चीज। सबसे पहले बेटा ढांचा प्रारूप देखें, तो सबसे पहले अभिकारक लिखा जाता है, अभिकारक बोले या फिर क्रियाकारक। अच्छा सर, अभिकारक या क्रियाकारक है क्या, एक एक समझते चले जाना। अभिकारक या क्रियाकारक बेटा होता क्या है, तो ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में वास्तविक रूप से भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, और इसे तीर के निशान के बाईं ओर यानी कि LHS की ओर लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा, LHS की ओर लिखते हैं। जैसे उदाहरण में अगर हम देखें तो यहाँ पर बेटा ले लिए किसको बेटा, हमने यहाँ पे ले लिया हाइड्रोजन को, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो हमारा जल का अणु प्राप्त होता है, 2H2O प्राप्त होता है। ध्यान देना, जब हम हाइड्रोजन के दो अणु ऑक्सीजन के दो अणु लेकर जलाते हैं तो हमारा जल के अणु प्राप्त होते हैं। तो जो ये क्रिया कर रहे हैं बेटा, ये जो क्रिया कर रहे हैं इसको क्या कहते हैं, या फिर एक सेकंड हम यहाँ पे आपको ले लेते हैं, सही रहेगा। देखिएगा, जब हम लोग बेटा यहाँ पे H2 को और यहाँ पे O2 को लेकर क्या रिएक्ट करा रहे हैं, तो हमारा H2O यानी कि जल प्राप्त हो रहा है। तो जो क्रिया करता है, जो बेटा क्रिया किया, इसको क्या कहेंगे बेटा, अभिकारक कहते हैं, अभिकारक, रिएक्टेंट कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। और ये हो गया LHS लेफ्ट हैंड साइड, और ये हो गया RHS राइट हैंड साइड, ये तीर हो गया। तो तीर के लेफ्ट हैंड साइड हमेशा किसको लिखा जाता है बेटा, अभिकारक को लिखा जाता है। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि अभिकारक के बारे में। उसके बाद बेटा हमारा क्या होता है, जो तीर होता है, तीर जब भी रिएक्टेंट होता है, जब अभिकारक की क्रिया होती बेटा,
तो उत्पाद या क्रियाफल प्रोडक्ट का क्या होता है, तैयार होता है। तो ये उत्पाद या क्रियाफल क्या होता है, अभी उत्प्रेरक को छोड़ दीजिए, ये उत्पाद क्या होता है, तो उत्पाद या क्रियाफल जिसको प्रोडक्ट कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया को पूरा होने के परिणाम स्वरूप जिन नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे उत्पाद कहते हैं, और इसे तीर के निशान के दाईं ओर लिखा जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब अभिकारक क्रिया करता है तो क्रिया करने के बाद नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे बेटा क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। उसे बेटा क्या कहते हैं, उत्पाद कहा जाता है। तो जो उत्पाद होता है हमेशा और हमेशा तीर के राइट हैंड साइड की ओर लिखा जाता है। तीर के राइट हैंड साइड बेटा किसको लिखा जाएगा, उत्पाद को लिखा जाएगा। क्या इतना समझ में आया कि नहीं। रासायनिक अभिक्रिया में दो ही चीज मेन होती बेटा, एक अभिकारक जो रिएक्शन करता है, जो अभिक्रिया करता है उसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। अभिकारक का दूसरा नाम बेटा क्या है, क्रियाकारक है, या फिर इसको इंग्लिश में रिएक्टेंट बोला जाता है, ठीक है ना। और जब नए पदार्थ का निर्माण होता है बेटा उसको हम लोग उत्पाद या क्रियाफल या प्रोडक्ट कहते हैं। अब हम यही बता रहे हैं कि जैसे मम्मी ने आटे को साना, आटे को सानने के बाद गूंथने के बाद उन्होंने क्या किया, रोटी बनाया। रोटी को उन्होंने तवे पे रख के गर्म करके रोटी का निर्माण कर दिया। तो जो उन्होंने आटा को गूथा और आग में डाल के रोटी बनाया वो हमारा क्या हो गया बेटा, अभिकारक हो गया। वो क्या हो गया, अभिकारक। अब नया पदार्थ बेटा क्या बना, रोटी बना, पकी हुई रोटी बनी, वो क्या हो गई, हमारी उत्पाद हो गई। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। अब 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 रोटी तेजी से बने, इसीलिए गैस को हमने क्या किया, तेज कर दिया। रोटी तेजी के साथ बने, जल्दी जल्दी बने, हमने क्या किया बेटा, गैस को तेज कर दिया। वो हमारा क्या हो जाएगा, उत्प्रेरक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्प्रेरक हो जाएगा। अर्थात वह बाहरी पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं भाग नहीं लेता परंतु अभिक्रिया की वेग यानी गति की दर को परिवर्तित कर देता है या प्रभावित कर देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। जो अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है या घटा देता है उसको क्या कहते हैं बेटा, उत्प्रेरक कहते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं। जैसे कि अगर आपको बेटा भूख लगी है, अब आपको बेटा खाने का मन नहीं है, तो मम्मी कहती है कि ए भैया देसी घी ले लीजिए। देसी जब घी आपको दे देती हैं तो आपका खाने का जो स्पीड होता है बेटा क्या होता है, बढ़ जाता है। आपके खाने का स्पीड बेटा क्या होता है, बढ़ जाता है। तो जो खाने का स्पीड बढ़ा ना बेटा वही क्या होता है, उत्प्रेरक होता है। वही क्या होता है बेटा, उत्प्रेरक होता है। समझ में आया क्या ना। घी जो होता है बेटा वो उत्प्रेरक का काम करेगा, खाने की स्पीड को क्या करता है बेटा, बढ़ा देता है। और ये हमेशा तीर के ऊपर लिखा जाता है। यहाँ पे जैसे मॉलिब्डेनम एक उत्प्रेरक होता है तो हम लोग तीर के ऊपर ही लिखेंगे। कोई भी उत्प्रेरक बेटा होगा वो तीर के ऊपर ही लिखा जाता है, तीर के ऊपर ही लिखा जाएगा, तीर के ऊपर हमेशा, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये मैंने बीच में लिख दिया है लेकिन ये तीर के ऊपर रहेगा। समझ में आया क्या, ये तीर है, ये तीर के ऊपर क्या रहेगा, उत्प्रेरक रहेगा बस। उसके बाद बेटा अभिक्रिया की दिशा, जो अभिक्रिया की दिशा होती है, जो तीर होती है वो हमेशा अभिक्रिया की दिशा को दर्शाती है। जो अभिक्रिया का जो तीर का सिरा होता है वो अभिक्रिया की दिशा को दर्शाती है। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर इधर तीर है तो अभिक्रिया इधर से इधर हो रही है, अगर तीर इधर है तो अभिक्रिया इधर से इधर आ रही है। समझा ना। जो तीर होता है, जो तीर होता है, तीर का जो सिरा होता है यही अभिक्रिया की दिशा को दर्शाता है कि लेफ्ट टू राइट हो रहा है या राइट टू लेफ्ट हो रहा है। यानी कि दाएं से बाएं हो रहा है, बाएं से दाएं हो रहा है। ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। समझ में आया क्या, इतना समझ में आया कि नहीं, एक बार बेटा आप लोग कमेंट करके बता देंगे। किसी कोई डाउट बेटा नहीं होना चाहिए। और हम आपको बहुत तगड़ा आपको नोट्स दे रहे हैं, जो बेटा पढ़ा रहे हैं मिलेगा नहीं मार्केट में, इसका पैसा लगता है बेटा, पैसा। आपको पैसा 1 रुपया नहीं देना बेटा, पैसा 1 रुपया नहीं देना, इसका फ्री में जाइए पीडीएफ डाउनलोड करिए। सर कहाँ से, सर कहाँ से बेटा, टेलीग्राम चैनल, यस टेलीग्राम चैनल है विज्ञान वे। विज्ञान वे आपका टेलीग्राम चैनल है, क्लास 10th 9th साइंस के लिए बेटा डेडिकेटेड। इस चैनलवा पे ना केवल एक ही चीज मिलेगा गुरु, इस चैनलवा पे गुरु केवल एक ही चीज मिलेगा गुरु, विज्ञान मिलेगा, विज्ञान मिलेगा। अब विज्ञान ऐसा मिलेगा पूरे यूट्यूब पे खाड़ा एकदम फाड़ता रहेगा बेटा, फाड़ता रहेगा बेटा पूरे यूट्यूब पे भौकाल। मतलब विज्ञान मतलब एकदम गुरु हलवा। विज्ञान को बेटा हम आपको सोचने का नजरिया बदल देंगे, विज्ञान को इतना सरल बेटा बना देंगे कि आप खुद कहेंगे गुरु इतना सरल कैसे पढ़ा रहे हैं, गुरु इतना सरल कैसे पढ़ा रहे हैं। समझ में आया क्या बेटा, समझ में आया क्या।
अब देखिएगा, हमने इतना समझ लिया, सारा चीज प्रोग्राम जो था समझ लिए। अब एक एक समझ आ गया बेटा। अगर आपसे मैं बोलूं बेटा अभिकारक क्या होता है, तो आप सीधा जवाब देंगे सर जो अभिक्रिया से पूर्व जो पदार्थ होता है, जो अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे अभिकारक कहते हैं। जैसे मम्मी ने आटा साना, मतलब आटा गूथा और रोटी सेकना स्टार्ट कर दिया तवे पे, तो हमारा अभिकारक हो गया। उत्पाद, गुरु रोटी बन के तैयार हो गई, अच्छा वो क्या हो गया बेटा, उत्पाद हो गया। जब रोटी बन के तैयार हो जाती है तो उत्पाद हो जाता है, जो खाने के लिए तैयार है। जब बन रहा है, जब प्रोसेस हो रहा है, उसे अभिकारक कहते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं गुरु, इतना समझ में आया कि नहीं? अब देखना बेटा, परमाणु संख्या एवं भार के आधार पर रासायनिक समीकरण के प्रकार। बेटा रासायनिक समीकरण के प्रकार किसके आधार पर, ध्यान देना बेटा, परमाणु संख्या के आधार पर एवं भार के आधार पर, उसका वेट कितना है, उसका मॉलिक्यूल वेट कितना है, भार के आधार पर, और उसमें नंबर ऑफ एटम कितने हैं, परमाणु संख्या के आधार पर हम लोग बोलेंगे समीकरण के प्रकार। आपने एक नाम सुना होगा बेटा, किसका, संतुलित समीकरण, रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण। आज हम आपको संतुलन, संतुलित करना भी सिखाएंगे इसी वीडियो में, और अगर संतुलित है तो संतुलित है, अगर असंतुलित है तो उसको संतुलित कैसे करेंगे, ये सारा चीज सिखाने वाले हैं। तो क्या आप रेडी हैं? रेडी हैं बेटा? एक बार आप बोलिए, कसम खाइए गुरु उनकी कि गुरु हम रेडी हैं। एक बार बेटा कमेंट बॉक्स मेंशन कर दीजिए कि आप रेडी है। यू आर रेडी बेटा? बिल्कुल सर हम रेडी हैं। पढ़ाना बेटा शुरू करें? हाँ गुरुदेव शुरू करिए पढ़ाना। चलिए बेटा पढ़ाना शुरू करते हैं। सबसे पहला आइटम डालिए बेटा, संतुलित रासायनिक समीकरण। ये संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है बेटा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ये संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। देखिएगा मैं आपको एक चीज बता देता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने गुरु 1 ग्राम हाइड्रोजन लिया और 2 ग्राम बेटा ऑक्सीजन लिया। 1 ग्राम हाइड्रोजन लिया, 2 ग्राम ऑक्सीजन लिया, तो हमारा बेटा 3 ग्राम बेटा क्या हमारा, मान लीजिए यहां पे लिख दे रहे हैं 3 ग्राम जल का निर्माण हो गया। 3 ग्राम जल का बेटा निर्माण हो गया। अब बताइए ये संतुलित है या नहीं? संतुलित का मतलब होता है बेटा जितना हमारा तीर के पहले रहे, जितना तीर के पहले है उतना ही तीर के बाद होना चाहिए, जितना तीर के पहले है उतना तीर के बाद होना चाहिए। जैसे कि देखिएगा यहाँ पे हाइड्रोजन कितना ग्राम है गुरु, 1 ग्राम, ऑक्सीजन कितना गुरु, 2 ग्राम, तो टोटल कितना बेटा 3 ग्राम। ये अभिकारक हो गया। अब ये जो तीर है ये अभिक्रिया होने को बता रही है। अब अभिक्रिया के बाद कितना उत्पाद मिला, 3 ग्राम, तो 3 ग्राम अभिकारक 3 ग्राम उत्पाद, बराबर है, बराबर है सर। ये तो क्या हो गया गुरु, भार हो गया। ये क्या हो गया गुरु, भार हो गया। लेकिन इनका गुरु परमाणु संख्या देखेंगे। अब देखिए बेटा हाइड्रोजन कितना, इधर 2 है, इधर नहीं, बस 2 ही है। देखिए जो तीर है, एरो है, तीर के पहले जो अभिकारक है, अभिकारक में हाइड्रोजन संख्या कितनी बेटा, 2। ठीक है 2, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे हमारा जो जल है, जल में हाइड्रोजन कितना बेटा, अरे भैया यहाँ पे 4 है, क्या है 4 है, देखिए 2 इधर और 2, 2 दूनी 4, लेकिन यहाँ पे कितना बेटा, कितना है, 2 ही है। तो क्या बराबर है, नहीं है, बराबर है नहीं है। ऑक्सीजन देखिएगा 2 इधर है और 2 इधर ऑक्सीजन है, 2 इधर ऑक्सीजन है, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं ना, बस अकेला एक है, तो 2 एक का 2, तो ऑक्सीजन कितना, 2। ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो बराबर है, संतुलित है, लेकिन हाइड्रोजन बराबर है का, अरे नहीं है। तो बेटा क्या है ये, असंतुलित है। क्या बैलेंस है सर, नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम 2H2 कर दे, 2H2 बेटा यहाँ पे कर दे, तो क्या बराबर हो जाएगा, हाँ गुरु बराबर हो जाएगा। 2 दूनी 4 हाइड्रोजन इधर, 4 हाइड्रोजन इधर, जितना लेफ्ट हैंड साइड बेटा उतना ही राइट हैंड साइड, उसी को क्या कहते हैं, संतुलित अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? पढ़ाना बेटा शुरू करें, समझा दिए, अब गुरु करवाते हैं यहाँ पे ना। देखिएगा क्या है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं बेटा, बहुत सिंपल है। वह रासायनिक समीकरण जिसमें तीर के निशान के दोनों ओर, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर होती है, और परमाणुओं की संख्या बराबर होने के कारण अभिकारक का कुल भार यानी कि द्रव्यमान और उत्पाद का कुल भार हमेशा क्या होता है बेटा, बराबर होता है। यानी कि जो अभिकारक का द्रव्यमान है, जो भार है, वो उत्पाद के क्या होता है बेटा, भार के बराबर होता है।
उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही क्या कहते हैं बेटा हम लोग, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे जब यहाँ पे कार्बन का हमने दहन कराया, जब हमने कार्बन का बेटा क्या कराया, दहन कराया ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी कि यहाँ पे कार्बन है, ये कार्बन है और ऑक्सीजन के 2 अणु है, तो क्या बना बेटा, CO2 बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो यहाँ पे कार्बन कितने अणु, 1, यहाँ पर भी 1, ऑक्सीजन 2, यहाँ पर भी 2, तो जितना लेफ्ट हैंड साइड उतना राइट हैंड साइड, तो बेटा क्या है हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण है। ये बेटा क्या हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण है। समझ में आया क्या? एक बार बोले बेटा समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? यानी कि परमाणुओं की संख्या पहले किधर देखेंगे गुरु, लेफ्ट हैंड साइड की ओर देखिएगा। कार्बन कितना, 1, ऑक्सीजन कितना, 2, तो कार्बन 1, ऑक्सीजन 2। अब लेफ्ट हैंड साइड, बेटा राइट हैंड साइड देखिएगा, तीर के इधर राइट हैंड साइड, कार्बन 1, ऑक्सीजन 2, कार्बन 1 और ऑक्सीजन 2, तो जितना लेफ्ट हैंड साइड बेटा उतना ही तो राइट हैंड साइड है। तो ये क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। गुरु भार की भी गणना कर लीजिए। जो कार्बन का बेटा, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। अगर देखिए परमाणु भार कितना होता है बेटा, 6 दूनी 12 होता है। तो कितना हो गया बेटा, 12 यूनिट हो गया। कितना कार्बन कितना हो गया बेटा, उत्पाद में 12 हो गया, 12 यूनिट। ऑक्सीजन का गुरु 8 होता है, परमाणु भार बेटा 16 होता है, और 16 दूनो गुरु 32, क्योंकि 2 ठे है ना, तो गुरु 32 टोटल करेंगे बेटा 32, ये 10, यानी कुल कितना हो गया बेटा 46, यानी कितना हो गया बेटा 46 यूनिट। अब यहाँ पे अभिकारक में देखेंगे कुल बेटा कितना, अच्छा 16 दूनो 32, 16 दूनो 32, अच्छा 44 तो होगा, 44 होगा, 44 यूनिट। तो गुरु कितना, 16 दूना 32, यानी कि 44 हो गया। अब उत्पाद में देखिए, उत्पाद में भी तो बराबर ही है। देखिए कार्बन कितना गुरु, कार्बन का परमाणु भार गुरु इधर कितना, 6 6 दूनी 12 परमाणु भार, और ऑक्सीजन कितना बेटा 2 है, तो 16 दूना 32, कितना बेटा 44, यानी जितना हमारा बेटा लेफ्ट हैंड साइड है उतना ही क्या है राइट हैंड साइड, जितना लेफ्ट हैंड साइड बेटा उतना ही राइट हैंड साइड। यानी कि यहाँ पे देखेंगे तो जो अभिकारक का भार है ये उत्पाद के भार के क्या बेटा बराबर है, इसलिए दोनों क्या बेटा संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो संतुलित करना बेटा बहुत आसान है, मैंने सारे चीजों को बहुत स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया है। अच्छा अब गुरु संतुलित ही क्यों है, असंतुलित क्यों नहीं हुआ? जब कोई भी रिएक्शन होता है तो हमेशा और हमेशा संतुलित होती है, कोई भी ऐसी रिएक्शन नहीं है जो असंतुलित रहे। यह बात बेटा हमेशा याद रख लीजिए, कोई भी रिएक्शन जब भी होगी तो हमेशा हमेशा बेटा संतुलित ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि बेटा एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बोला कि द्रव्यमान संरक्षण पर आधारित ही, द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत के आधारित ही बेटा हमेशा और हमेशा संतुलित रासायनिक समीकरण होती है। यानी कि प्रत्येक संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होती है। अब ये द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत है क्या? मतलब कि हम जैसे मान लीजिए हमने 1 किलो पानी लिया, 1 किलो चीनी लिया, दोनों का शरबत बनाया बेटा, तो 2 किलो हमारा क्या हुआ शरबत तैयार होगा। अब ऐसा नहीं कि 1.5 किलो बन जाएगा, 2.5 किलो बन जाएगा। तो जितना हमने अभिकारक लिया, रिएक्टेंट लिया, उतना ही बेटा उत्पाद बनेगा। तो यही क्या होती है बेटा संतुलित रासायनिक समीकरण होती है। और जो संतुलित रासायनिक समीकरण होती हैं ये हमेशा हमेशा द्रव्यमान संरक्षण के नियम को बेटा क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। अब ये सब द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही बेटा नष्ट किया जा सकता है। द्रव्यमान सदैव क्या होता है बेटा संरक्षित रहता है, यानी कि एक रूप से बेटा दूसरे रूप में बदला जा सकता है, बस यही किया जा सकता है। नहीं कभी पदार्थ को कोई नष्ट कर सकता है, न ही आप बना सकते हैं। केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या करते बेटा हम बदल सकते हैं। ठीक है ना? जैसे शरीर है, आपको क्या लगता है कि शरीर हमारी खत्म हो गई तो बेटा जीवन खत्म हो गया? नहीं, शरीर हमारा वही है, बट हमें ले जाके जला देते तो हम मिट्टी मिल जाते हैं, मिट्टी बन गए, हमारा केवल रूप चेंज हुआ है, बाकी हम कभी नष्ट नहीं होते। यानी आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, हमारी आत्मा निकली कहीं और चली गई। तो बेटा वही क्या है हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। तो एक बात ध्यान देना, जो भी संतुलित रासायनिक समीकरण होता है बेटा किस नियम को फॉलो करता है? बहुत बढ़िया, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को सर क्या करता है, फॉलो करता है। अब अगला बेटा असंतुलित रासायनिक समीकरण, इसी को क्या कहते हैं बेटा कंकाली रासायनिक समीकरण भी कहा जाता है, यानी कि अनबैलेंस
केमिकल इक्वेशन या अनबैलेंस इक्वेशन या असंतुलित रासायनिक समीकरण, इसे क्या कहते हैं बेटा, कंकाली रासायनिक समीकरण भी हम लोग कहते हैं। किसको? अनबैलेंस रासायनिक समीकरण। सर अनबैलेंस होता क्या है? यानी कि अनबैलेंस का मतलब ये समझ लीजिए कि भैया आप तराजू ले लीजिए, 1 किलो 10 ग्राम, 1 किलो 5 ग्राम, तो क्या दोनों संतुलित हैं? बेटा ये बड़ा है, ये पतला और छोटा पेन है, तो क्या दोनों बराबर है? क्या बैलेंस है सर? नहीं बैलेंस है। अगर ये भी 5 किलो हो, ये भी 5 किलो हो, तो दोनों क्या रहेंगे बेटा? बैलेंस रहेंगे। अभी क्या है? अनबैलेंस है। तो ये हमारा क्या है बेटा? ये हमारा असंतुलित रासायनिक समीकरण है, जिसको बेटा कंकाली रासायनिक समीकरण भी बोला जाता है, जिसको बेटा कंकाली रासायनिक समीकरण भी बोला जाता है। क्लियर है कि नहीं? एक बार कमेंट करके बता दीजिए। अर्थात वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों के परमाणु की संख्या तथा उत्पादों के परमाणु की संख्या बराबर नहीं होती, यानी कि जितना अभिकारक है, जितना बेटा क्या है हमारा अभिकारक है, यह कभी भी बेटा हमारा उत्पाद के बराबर नहीं होती। इसे ही क्या कहते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अभिकारक जितना है उतना उत्पाद नहीं बना, यानी कि अगर हम 3 किलो में नींबू, चीनी, पानी लेकर शरबत बनाए, तो बेटा हमारा 3 किलो नहीं बन रहा बल्कि 2.5 किलो बन रहा है, यानी घुसखोरी हो गई गुरु। वो क्या हो गया? हमारा कंकाली रासायनिक समीकरण हो गया या असंतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। जैसे उदाहरण देखिएगा, यहाँ पे कार्बन को मैंने लिया, दो ऑक्सीजन के अणु में बेटा क्या किया? हमने जला दिया। जब हमने यहाँ पे कार्बन को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं, तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पे केवल कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। देखिए CO बन रहा है। इसमें कार्बन की संख्या कितनी? 1, और इधर ऑक्सीजन संख्या कितनी? 2। यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी? 1। ऑक्सीजन कितना संख्या बेटा? 1। तो इधर तो 1 1 2 है और इधर 3 ही है, तो क्या हमारा राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बराबर है? सर नहीं है, नहीं है। तो ये बेटा हमारा क्या हो गया? एक असंतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। यह एक उदाहरण है। उसके बाद अगर आप इसका भार निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हैं। दूसरा उदाहरण लेते हैं, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड प्राप्त होता है या मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, सॉरी मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो क्या हमारा ये दोनों बराबर हैं? सर नहीं है। देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम कितना? 1। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना बेटा? 2। यहाँ पे मैग्नीशियम कितना? 1। ऑक्सीजन कितना? 1। तो मैं चलिए मान लेते मैग्नीशियम मैग्नीशियम तो मान लो बराबर है। क्या ऑक्सीजन ऑक्सीजन बराबर है? सर नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 अणु हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के एक ही अणु है, यानी कि यहाँ का जो तत्व है, ये तत्व इस तत्व का परमाणु क्रमांक दोनों का आपस बराबर नहीं है, इसलिए हमारा क्या बेटा? यह एक असंतुलित है, यानी कंकाली रूप इसे कहा जाता है। इतना समझ में आएगा नहीं? पहले आप ये बताइए, संतुलित असंतुलित समझ में आया? जितना लेफ्ट हैंड साइड उतना राइट हैंड साइड, जितना अभिकारक उतना उत्पाद, जितना अभिकारक उतना उत्पाद बराबर होगा बेटा, तभी क्या होगा बेटा? वो संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। अब तो समझ में आ गया गुरु हमारा, ये संतुलित है, ये असंतुलित है। संतुलित है तो बराबर है सर, हमें उसमें कुछ भी नहीं करना। लेकिन असंतुलित है, तब उसको गुरु संतुलित कैसे करेंगे? अगर बेटा किसी में गलती है तो सुधारेंगे कैसे? बेटा उसकी मम्मी पकड़ को लतियाएगी, तभी तो उसके अंदर सुधार होगा, तभी तो अंदर बेटा क्या होगा? उसके सुधार होगा कि नहीं? चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे संतुलित करेंगे। चलिए बेटा अब हम लोग संतुलित करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे बेटा? संतुलित करना सीखेंगे। देखिए संतुलित करने के लिए कुछ मेथड है, जैसे कि हम लोग कैसे संतुलित करेंगे बेटा? खुद के अनुमान से बराबर करके, और उसे क्या कहते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। यानी कि हिट एंड ट्रायल विधि द्वारा रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। यानी कि कैसे संतुलित करते हैं, उसके कुछ स्टेप हैं, आप इस स्टेप को फॉलो करिए, आपका केमिकल रिएक्शन संतुलित हो जाएगा। लिखिएगा, कुछ नहीं करना। सबसे पहले जानते हैं कि रासायनिक समीकरणों में दोनों ओर गुणांक यानी कोफिशिएंट लगाकर परमाणु की संख्या को संतुलित करने की इस सरल विधि को हिट एंड ट्रायल विधि या अनुमान विधि कहा जाता है। हमेशा और हमेशा गुणांक लगाएंगे। जैसे समझ लीजिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक जस्ट ऐसी लेते हैं हम लोग, एक सोडियम है और क्लोरीन है। यहाँ बेटा 2NaCl बन रहा है, सोडियम क्लोराइड के 2 अणु बन रहे हैं। तो यहाँ पर बेटा हम लोग गुणांक का मतलब होता है यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ कभी नहीं गुणा करेंगे, हमेशा इसके सामने गुणा करेंगे। कहाँ पर बेटा करेंगे? इसके सामने, यानी कि हमेशा और हमेशा यहाँ गुणा होगा। 2 सोडियम 2 सोडियम 2 सोडियम बराबर हो गया। क्लोरीन कितना? 1 है, यहाँ पे कितना है? 2 है।
तो 2। तो इसको क्या कहते हैं बेटा, गुणांक, यानी कि यहाँ पे कोफिशियंट लगाकर, गुणांक लगाकर हम लोग क्या करेंगे, जितना भी कारक है उतना उत्पाद के बराबर कर देंगे। इसी बेटा कहा जाता है हिट एंड ट्रायल विधि कहा जाता है। चलिए हम लोग यहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया है, इसको संतुलित करते हैं। जैसे कि देखिएगा, आयरन को जब जल में डाला जाता है, जब जल में डाला जाता है तो Fe3 4 Fe3O4 और H2 हमारा बनता है। अब इसको संतुलित करना है, मतलब जितना हमारा लेफ्ट हैंड साइड है बेटा उतना ही राइट हैंड साइड होना चाहिए। अब गिनते हैं, सबसे ज्यादा किधर है, पहले देखिएगा, एक लेफ्ट हैंड साइड, आयरन कितना बेटा, इधर 3 है, तो क्या इधर 3 है, सर नहीं है। अगर इधर 3 नहीं है तो क्या करेंगे, 3 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब 3 Fe और 3 Fi इधर, तो 3 Fi बराबर हो गए, बराबर हो गए सर। अब देखिएगा, अब ऑक्सीजन इधर कितना बेटा, 4 है, इधर कितना है आपका, 1 है। तो अगर इधर 4 है, इधर 1 है, तो इधर अगर 4 करना है तो क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे 4 से गुणा कर देंगे, 4 से आप क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। अब 4 ऑक्सीजन बराबर हो गया। लेकिन अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, और यहाँ पे कितना बेटा, 2 है। तो अब इसको 4 हटकर हटा देंगे तो ऑक्सीजन तो नहीं बराबर होगा ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना, 8, और यहाँ पे कितना, 2, तो फिर यहाँ पे कितना से गुणा कर देंगे, 8 के बराबर हो जाए, बहुत बढ़िया सर, 4 से गुणा कर दीजिए। अब जितना लेफ्ट हैंड साइड उतना राइट हैंड साइड, यही क्या है हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, इसमें हम ढेर सारी वीडियो लेके आएंगे, परेशान मत होना। सबसे पहले बॉक्स बनाना, यानी सूत्रों के चारों ओर बॉक्स बना लेते हैं और बॉक्स के अंदर कोई संख्या नहीं बदली जाएगी, ध्यान देना। सबसे पहले जब भी आप रिएक्शन को सॉल्व कर रहे हैं, मतलब एक विधि यूज करते हैं, तो आप सभी का एक बॉक्स बना लेंगे। हमेशा बॉक्स के अंदर जो संख्या है उसमें हम लोग कोई बदलाव नहीं करेंगे, जो भी गुणा करना रहेगा बॉक्स के बाहर ही करेंगे। सेकेंड चरण, सबसे पहले एक एक को करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग Fi को संतुलित करते हैं। Fi संतुलित करना, यानी दाईं ओर Fi के 3 परमाणु हैं और बाईं ओर 1 है, अतः बाईं ओर 3 का गुणा करते हैं। सबसे पहले बेटा हम लोग आयरन को करते हैं, यहाँ पे आयरन का केवल 1 अणु है, यहाँ पे कितना बेटा, 3 है। तो अगर ये 3 इस 3 के बराबर करना है तो हम लोग यहाँ पर किससे गुणा करेंगे बेटा, 3 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब आयरन और आयरन 3 3 बराबर हो गया। अब जब आयरन संतुलित हो गया, अब ऑक्सीजन को क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। दाईं ओर देखेंगे तो ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, दाईं ओर कितने बेटा, 4 हैं, देखिए यहाँ पे 4 हैं। अब बाईं ओर कितना है, 1 है, तो बाईं ओर कितने से गुणा करेंगे बेटा, 4 से गुणा करेंगे। तो बाईं ओर बेटा 4 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब जब हम यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे तो ये जो 4 हमारा है बेटा, क्या है यहाँ पे, 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, इस 4 ऑक्सीजन के बराबर हो गया। लेकिन अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हुआ, 4, और यहाँ ऑक्सीजन कितना हुआ, 4, बराबर हो गया। लेकिन यही भी देखेंगे, अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना, 4 दूनी 8, और इधर कितना बेटा, 2। तो अब हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे, बाईं ओर हाइड्रोजन के 8 अणु और दाईं ओर बेटा 2 है, तो दाईं ओर कितने से गुणा करेंगे बेटा, 4 से गुणा करेंगे। अब हमारा क्या हो गया, समीकरण 5 में पूर्ण संतुलित रूप हो जाएगा 3Fe4H2 बराबर Fe3O4 प्लस 4H2, यही बेटा हमारा क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। और आपको कुछ भी नहीं करना। इतना समझ में आया कि नहीं, बस इतना ही आपका था बेटा, इसके सिवा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ और प्रैक्टिस करना है तो आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे क्या बेटा, कॉपर ऑक्साइड का निर्माण, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण, बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट, अमोनिया गैस का निर्माण, सोडियम जल से क्रिया, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण। अब बेटा ये आपको मैं दे रहा हूं, आप खुद से इसको देखिएगा क्या संतुलित है या नहीं। अगर नहीं संतुलित है तो खुद से संतुलित करिएगा, नहीं तो मैं बेटा प्रैक्टिस में इसको आपको करवा दूंगा, ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं बेटा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ये जो केमिकल रिएक्शन होती है बेटा, ये कितने प्रकार की होती है, यानी कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित प्रकार की होती है। सबसे पहला बेटा संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को बोलते हैं बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन बोला जाता है। संयोजन अभिक्रिया क्या बोला जाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन
या एडिशन रिएक्शन बोला जाता है। और इसको क्या बोलते हैं बेटा, किसी को योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं, किसी को योगशील भी अभिक्रिया कहते हैं, किसी को संयुग्मन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसका मतलब होता है बेटा जुड़ना। जिसका मतलब क्या होता है, जुड़ना। यानी कि दो प्रोडक्ट जुड़कर, दो अभिकारक जुड़कर एक नए प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं। यानी कि जब हमारा ए में बी जुड़ेगा तो ए बी बनाएगा। अब ऐसा नहीं है कि सर यहाँ पे ए बी प्लस सी बना ले, ऐसा कुछ भी नहीं बेटा। यहाँ दो जुड़कर केवल एक ही एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे। दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर बेटा एकल प्रोडक्ट बनाएंगे। हमेशा हमेशा एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे, दो नहीं बनाएंगे। एकल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, उसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक उत्पादक अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद यानी सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं या एडिशन रिएक्शन कहा जाता है। जैसे जब ए में बेटा बी जोड़ेंगे तो ए बी ही बनेगा, उसे क्या कहते हैं बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। उदाहरण के लिए जब कोयले का दहन किया जाता है, जब कार्बन को जलाया जाता है तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो बेटा जल प्राप्त हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे दो अभिकारक हैं, एकल प्रोडक्ट बना रहे हैं। जब अमोनियम क्लोराइड का निर्माण, जब अमोनिया को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो NH4Cl बनता है, अमोनियम क्लोराइड बनता है। जब बिना बुझे हुए चूने को जल से क्रिया कराते हैं तो बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। ये हमारा क्या है, इसमें एकल प्रोडक्ट का क्या हो रहा है बेटा, निर्माण हो रहा है। ये हमारे संयोजन अभिक्रिया होती है। अब पेपर में क्या आएगा, पेपर में आपके बोर्ड में आएगा, अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो डायरेक्ट ऑप्शन देगा कि बताइए निम्नलिखित में से हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है, तो आप कैसे वो बताएंगे। देखिए यहाँ पे दो या दो से अधिक रहेंगे, यहाँ पे केवल एक रहेगा, हमेशा उत्पाद केवल एक ही बनेगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो बेटा वो बोलेगा परिभाषा सहित उदाहरण दीजिए, तो आप ये परिभाषा लिख दीजिएगा और कोई एक उदाहरण आप दे दीजिएगा, चाहे ये दे दीजिएगा चाहे एक दे दीजिएगा। दो बन के दो मिलकर केवल एक बनाएंगे, दो मिलेंगे केवल एक। यानी कि जब हम हाथी में घोड़ा मिलाएंगे बेटा तो गधा ही मिलेगा। क्या बनेगा बेटा, गधा ही मिलेगा। जब हम हाथी में बेटा घोड़ा मिलाए तो गधा ही बना। अब ऐसा नहीं गुरु की परी बन जाएगा इधर, बेटा पापा की परी कभी नहीं बनेगी बेटा, परी कभी नहीं कि गुरु गधा के साथ गधी बनेगी, ऐसा कुछ नहीं बेटा, गधा ही बनेगा। तो उसे बेटा क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, एडिशन रिएक्शन कहा जाता है। क्लियर है का, एक बार बेटा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट बॉक्स बताइएगा। जब भी आप करेगा केवल इतना याद दीजिएगा, इसके सिवा आपको कुछ भी नहीं देना है, ठीक ना। अगला बेटा अगर हम देखेंगे सफेदी की विशेष केमिस्ट्री होती है, एक सफेदी के लिए एक विशेष केमिस्ट्री है। अगर देखें तो एनसीईआरटी में है, जब हम दीवारों पर बुझे हुए चूनों यानी कि CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से सफेदी करते हैं तो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ धीमी गति से क्रिया करके 2 से 3 दिनों में कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 की चमकीली परत क्या करता है, बनाता है। तो देखिए एक यहाँ पे बुझे हुए चूने से हम लोग पुताई कर दिए सफेदी से, अब ये CO2 से क्रिया करा तो एकल उत्पाद बनाया कि नहीं, एकल उत्पाद बनाया कि नहीं, तो यह भी हमारे बेटा क्या होता है, कहीं ना कहीं एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही है। यानी CaOH का होल ट्वाइस में जब कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया करता है तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और H2O जल वाष्प के रूप में उड़ जाता है, बनाता है। और एक बात ध्यान देना, कसंगमरमर, चूना पत्थर, खड़िया, तीनों के लिए जो रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, CaCO3 ही होता है। आपसे बोले संगमरमर, चूना पत्थर, खड़िया, तो सभी का बेटा क्या होता है, CaCO3 ही होता है, CaCO3 ही होता है। बोर्ड परीक्षा के लिए एक प्रश्न है एनसीईआरटी में, किसी एक्स पदार्थ के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है, तो एक्स का नाम और सूत्र लिखिए। एक्स की जल्द की अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। देखिएगा एक्स जो है यह कैल्शियम ऑक्साइड यानी बुझा हुआ चूना है, जिसका सूत्र क्या होता है बेटा, CaO है। तो समीकरण CaO कैल्शियम ऑक्साइड जब जल में डालते हैं बेटा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है यानी CaOH का होल ट्वाइस बनाता है। ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है। अगला बेटा वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन में क्या हो रहा है बेटा, अलगाव हो रहा है। कुल मिला के जब पिया का मिलन होता है प्रेमी और प्रेमिका का तो बेटा एक नया प्रोडक्ट बनता है नहीं, 9 महीने बाद बायोलॉजी में पढ़ाएंगे तो बेटा वो क्या हो गया हमारा, बहुत बढ़िया गुरुजी
संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब प्रेमी प्रेमिका मिले तो 9 महीने बाद एक प्रोडक्ट बना बेटा बायोलॉजी में, तो हमारा क्या हो गया? बहुत बढ़िया गुरु, संयोजन अभिक्रिया हो गया गुरु। और जब गुरु दोनों में ब्रेकअप हो गया, अलग अलग हो गए गुरु, तलाक हो गया गुरु, तलाक। गुरु हम तो पहाड़ों पे ट्रिप नहीं जाएंगे, भले ही बिया होगा गुरु, है सच्ची बता रहे हैं, बिया हुआ हो जाए ना तो आप लोग बेटा पहाड़ों पे ट्रिप करने मत जाइएगा, नहीं तो कब वहां पे बेटा खाई में चले जाएंगे, कोई भरोसा नहीं रहेगा। समझ आ रहा है ना? हाँ, चाहे आप करोड़पति हो या रहो बेटा 1 रुपए ना घर में, लेकिन पहाड़ों पे बेटा मत जाइएगा ब्याह के बाद। वियोजन का मतलब होता है बेटा डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, टूटना, यानी संयोजन अभिक्रिया के ठीक विपरीत वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक एकल अभिकारक बाहरी ऊर्जा के कारण टूटकर 2 या 2 से अधिक सरल उत्पादों में बदल जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन बेटा रिएक्शन कहते हैं। यानी कि ए बी जो है यहाँ पे ए प्लस बी में टूट गया, एकल अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूट जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? वियोजन या अपघटन कहते हैं। अब कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि ये डिपेंड करते हैं कि जो हमारा वियोजन हो रहा है किसके द्वारा हो रहा है, उष्मा के द्वारा हो रहा है, ताप के द्वारा हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हो रहा है, तो ये किसके द्वारा हो रहा है? इसका एक उदाहरण देना है बेटा, तो ये उदाहरण ले लीजिएगा। CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट है, जब इसका हम लोग अपघटन कराते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है बेटा? टूट जाता है। यानी कि ये क्या है बेटा? ये क्या है? एकल उत्पाद है, 2 या 2 से अधिक सॉरी एकल अभिकारक है, 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूट जा रहे हैं, वियोजन अपघटन अभिक्रिया होता है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है। तो ये उदाहरण इसका ले सकते हैं, ये भी इसका उदाहरण है। लेकिन अब ये जो वियोजन हो रहा है ये किसके द्वारा हो रहा है? अगर ये वियोजन बेटा ताप के द्वारा हो रहा है तो उसे कहते हैं तापीय वियोजन या उष्मीय वियोजन अपघटन। समझ में आया क्या? उसे क्या कहते हैं? तापीय वियोजन अभिक्रिया या उष्मीय वियोजन अभिक्रिया या तापीय अपघटन अभिक्रिया या उष्मीय अपघटन अभिक्रिया, यानी कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो उष्मा के द्वारा हो या ताप के द्वारा हो। जैसे जब कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन कराते हैं, यानी कि जब हम लोग इसको टेम्परेचर देते हैं तो CaCO3 किसमें कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में क्या होता है? टूट जाता है। जब लेड नाइट्रेट का अपघटन कराते हैं तो भूरा धुआं NO2 का प्राप्त होता है, यानी कि टू पीबी NO3 का होल ट्वाइस, तो हम लोग क्या दे दिए बेटा? हीट दे दिए, उष्मा दे दिए, तो हमारा क्या बना? लेड ऑक्साइड के साथ साथ 4 NO2 बिना NO2, हाँ बेटा नाइट्रेट मिला, और यहाँ पे क्या बना हमारा? वो बना हमारा बेटा ऑक्सीजन, ठीक है ना? चलेगा। उसके बाद फेरस सल्फेट का बेटा जब अपघटन कराते हैं, जब फेरस सल्फेट को उष्मा देते हैं तो यहाँ पे फेरस सल्फेट तो फेरिक ऑक्साइड बनता है, साथ ही साथ हमारा सल्फेट ट्राई ऑक्साइड और सल्फेट डाई ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो ये भी हमारा क्या है? हमारा बेटा अपघटन अभिक्रिया है। अब जब जब वियोजन की क्रिया प्रकाश के द्वारा हो तो उसे प्रकाश वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, और इसमें हमेशा सूर्य के द्वारा होता है। जैसे कि सिल्वर ब्रोमाइड का अपघटन, जब हम लोग सिल्वर ब्रोमाइड पर सूर्य का प्रकाश डालते हैं तो हमारा सिल्वर और ब्रोमाइड में क्या होता है बेटा? टूट जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। क्लियर है? उसके बाद सिल्वर क्लोराइड का अपघटन, जब हम लोग बेटा सिल्वर क्लोराइड पर सूर्य का प्रकाश डालते हैं तो सिल्वर और क्लोराइड पर टूट जाता है, तो बेटा यहाँ पर भी क्या होता है? हमारा प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया होता है। अच्छा, इसका विशेष उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो बेटा ध्यान देना, इस अभिक्रिया का उपयोग श्यामश्वेत फोटोग्राफी में भी किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं बेटा? तो श्याम श्वेत फोटोग्राफी यानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है। तीसरा बेटा है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, यानी कि जब जब अपघटन की क्रिया विद्युत के द्वारा होती है तो उसे धारा के द्वारा होती है, तो उसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात जल का विद्युत अपघटन, जब जल का हम लोग विद्युत अपघटन कराते हैं 2s2 विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होता है? टूट जाता है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है बेटा? अपघटन हो रहा है, अपघटन हो रहा है। लेकिन ये अपघटन किसके द्वारा? और विद्युत धारा के द्वारा, यानी कि एकल प्रोडक्ट, यानी कि एकल एकल अभिकारक रिएक्टेंट 2 या 2 से अधिक उत्पादों में प्रोडक्ट में क्या हो रहे हैं बेटा? टूट जा रहे हैं। कुछ पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। जल के विद्युत अपघटन में मुक्त हुए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आयतनात्मक अनुपात 2:1 होता है। कैथोड पर हाइड्रोजन और एनोड पर ऑक्सीजन क्या होती है बेटा? गैस मुक्त होती है। जब सोडियम क्लोराइड में हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो सोडियम आयन और क्लोरीन आयन में क्या होता है बेटा? टूट जाता है, यानी Na++ Cl आयन में टूट जाता है।
अगला बेटा क्या है बेटा, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि जब एक तत्व किसी दूसरे तत्व को क्या करता है, विस्थापित कर देता है, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ए बी था, जब हम सी से क्रिया करा दिए तो जो सी है ए बी को हटा देगा, भाग इधर से, इसको हटा के खुद सी बैठ गया और ए को क्या कर दिया बेटा, अलग कर दिया। इसी को क्या कहते हैं हम लोग कहते हैं बेटा विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, जिसमें एक तत्व जो है वो दूसरे तत्व को क्या करता है बेटा, विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे थोड़ा इसका देख लेते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है, हटा देता है, तो उसे क्या कहते हैं बेटा, विस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है। यानी कि कम जो क्रियाशील तत्व है, जो अधिक क्रियाशील तत्व है, वो कम क्रियाशील तत्व को क्या करता है बेटा, हटा देता है, उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए प्रधान जी बैठे हुए हैं, अब वहां पे सांसद जी आ गए, तो प्रधान जी कुर्सी छोड़ के हट जाएंगे, क्योंकि सांसद आ गए, यानी कि उनसे वो ज्यादा पावर है। तो वही है कुल मिला के। जैसे जब हम लोग बेटा कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में आयरन को डालते हैं, तो आयरन जो होता है बेटा कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है। क्यों? क्योंकि जो हमारा आयरन है वो कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, तो इसीलिए यहाँ पे फेरस सल्फेट बना दे रहा है, कॉपर यहाँ विस्थापित हो गया। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक को डालते हैं, तो जिंक सल्फेट और कॉपर क्या हो रहा है बेटा, विस्थापित हो जा रहा है। जब फेरस सल्फेट में जिंक डालते हैं, तो जिंक सल्फेट बनता है, साथ ही साथ फेरस से हमारा क्या होता है, एफ विस्थापित हो जा रहा है, ठीक ना। तो इसे क्या कहते हैं बेटा, हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बोर्ड परीक्षा में प्रश्न है, कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में लोहे की कील डालने पर रंग क्यों बदल जाता है? क्योंकि लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है और विस्थापन के कारण लोहा कॉपर को क्या करता है, हटा देता है, और स्वयं हल्के रंग का फेरस सल्फेट FeSO4 बना लेता है, जिससे विलयन का रंग नीला रंग गायब हो जाता है, और क्या हो जाता है, नीला गायब होके हरा हो जाता है। अब हम लोग देख लेते बेटा, ये क्रियाशील धातुएं कौन कौन सी होती हैं। तो अगर याद करना है बेटा, याद कर लीजिए। देखिएगा, धातुओं की सक्रियता श्रेणी ऊपर से नीचे की ओर घटता है। सबसे ज्यादा किसका होता है बेटा, पोटेशियम का होता है। पोटेशियम सबसे ज्यादा क्रियाशील होती है। फिर उसके बाद सोडियम, फिर उसके बाद कैल्शियम, फिर उसके बाद बेटा मैग्नीशियम, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम, फिर उसके बाद क्या होता है बेटा, जिंक होता है, याद कर लीजिएगा। फिर आयरन, उसके बाद बेटा पीबी लेड, उसके बाद हाइड्रोजन। ये जो अधातु है, लेकिन पर ये क्या है बेटा, ये भी शामिल है, ठीक है ना। उसके बाद बेटा कॉपर, यानी कि हाइड्रोजन जो है वो कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है। अगर हम लोग कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में हाइड्रोजन को डाल देंगे, तो ये कॉपर को हटा देगा। उसके बाद Hg, पारा मरकरी। उसके बाद बेटा सिल्वर, जिसको चांदी बोलते हैं, Ag। उसके बाद सोडियम, सॉरी गोल्ड यानी कि सोना, Au। ये जो होता है हमारा Au, सबसे कम क्रियाशील क्या होता है बेटा, धातु होती है। तो ये 13 है। अगर आपको याद करना है बेटा, याद कर लीजिएगा। इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल हम भेज देंगे, विज्ञान वे पर, आप जाके वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा ना। उसके बाद बेटा क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, इसमें क्या होता है, एक तत्व दूसरे तत्व को अदला बदली करते हैं, स्थान परिवर्तन करते हैं। मतलब एक तत्व जहां बैठेगा वहां कोई दूसरा आ जाएगा, जो दूसरा हटेगा वहां पे पहला वाला बैठ जाएगा, काम खत्म। यानी कि AB प्लस CD, तो जो AB के साथ यहाँ पे क्या आ गया बेटा, B के स्थान पे D आ गया, और यहाँ पे D, और यहाँ पे बेटा B के स्थान पे B आ गया। मतलब जब एक तत्व दूसरे तत्व का क्या स्थान में अदला बदली करते हैं, परमाणु अपना बदलते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच परमाणु या आयनों का परस्पर आदान प्रदान होता है, यानी कि एक्सचेंज ऑफ आयन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, जब सोडियम सल्फेट में बेरियम क्लोराइड को डालते हैं, जब सोडियम सल्फेट विलयन में बेरियम क्लोराइड को डालते हैं, तो 2NaCl यानी सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का क्या होता है, हमारा अवक्षेप प्राप्त होता है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे AQ क्या है, AQ का मतलब होता है बेटा एक्वस। एक्वस का मतलब होता है बेटा द्रवीय। क्या है, उसकी अवस्था बता रहा है, भौतिक अवस्था, द्रव। अगर G लिखा हुआ है बेटा, तो ये हमेशा गैस को बताएगा। किसको बताएगा, गैस को। अच्छा, H2O क्या हमारा जल है, तब भी इसके साथ G ही लिखा जाता है, क्योंकि ये भाप बन के हमारा क्या होता है, उड़ जाता है। यहाँ पे बेरियम सल्फेट S है, S का मतलब बेटा यहाँ पे सॉलिड, यानी कि क्या है हमारा
हमारा ठोस है, तो ये भौतिक रूप को बता रहा है, एक्वस AQ, ये सॉलिड S। समझ में आया क्या? यहाँ बेरियम सल्फेट का सफेद अघुलनशील अवक्षेप प्राप्त होता है, और अवक्षेप मैंने आपको बताया है कि वे पदार्थ, अवक्षेप मैंने आपको परिभाषा बताया ना यहाँ पे, वे पदार्थ जो घुलते नहीं, जो घुलते नहीं, उसे क्या कहते हैं बेटा, हम लोग अवक्षेप कहते हैं। हम आपको जस्ट दिखा रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अवक्षेप किसे कहते हैं? अवक्षेप क्या है? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाला अविलेय अघुलनशील ठोस पदार्थ को बेटा क्या कहते हैं? अवक्षेप कहा जाता है। समझ में आई नहीं? आप लोग बताइएगा बेटा, कोई दिक्कत होगा? समझ में आया कि नहीं? अच्छा, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो जिस भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी अविलेय या अघुलनशील ठोस पदार्थ का निर्माण होता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ऊपर दी गई द्विविस्थापन अभिक्रिया का यह सर्वोत्तम उदाहरण है। क्या बेरियम सल्फेट का क्या हो रहा है बेटा? अवक्षेप प्राप्त हो रहा है। उष्मा के आदान प्रदान पर बेटा अभिक्रियाओं के प्रकार, जैसे कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, और उष्माशोषी अभिक्रिया, ये भी पेपर में आता है, तो इसको भी देख लेते हैं। उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रिया। तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है बेटा? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके संपन्न होने पर उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा निकलती है, यानी कि उष्मा का क्या होता है बेटा? उत्सर्जन होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए जब हम लोग श्वसन करते हैं, जब हम श्वसन करते हैं, जब हम ग्लूकोज का वहां पे जब बेटा ऑक्सीकरण होता है, तो वहां पर क्या होता है बेटा? वहां पे हमारा उष्मा उत्पन्न होती है। जब आप खाना खाते हैं ना, तो आपको देखिए गर्मी निकलती है। क्यों गर्मी निकलती है पता है? क्योंकि वहां पे उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया हो रही है। जब वहां पे बेटा रिएक्शन हो रही है, तो वहां पे उष्मा निकल रही है, और वही ऊर्जा जो होती है हमारे शरीर में आती है, और हम उस ऊर्जा का उपयोग करके क्या करते हैं बेटा? अपने कार्य को करते हैं। और फिर उसके साथ साथ बेटा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड हम अपने शरीर से बाहर निकालते हैं, और वो कौन लेता है बेटा? पेड़ पौधे लेते हैं। यानी श्वसन, जब ग्लूकोज की कोशिकाओं में ऑक्सीजन फूटता है बेटा, तो वहां पे ऊर्जा मुक्त होती है, यानी कि C6H12O6 प्लस 6SO2। यानी कि देखिएगा, जब हम खाना खाते हैं, हम कोई भी कार्बोहाइड्रेट खाएं, ऑक्सीजन खींचे, तो अब जाके हमारे अंदर वो रिएक्ट करेगा। जब रिएक्ट करेगा तो वहां पर क्या बनाएगा बेटा? वहां पर बनाएगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, सांस के द्वारा बाहर निकाल देंगे। जल बनाएगा, जल हम खुद पी लेंगे, शरीर में काम आ जाएगा, साथ ही साथ ऊर्जा बनेगी। और इस ऊर्जा का काम हम लोग क्या करते हैं बेटा? अपने अंदर कार्य को करने के लिए करते हैं। तो यह हमारा क्या बेटा? एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी कि वह अभिक्रिया जिसके दौरान ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, यानी कि प्लस, प्लस का मतलब बेटा ऊर्जा निकल रही है, ऊर्जा बन रही है, उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और उदाहरण, जब हम लोग बेटा प्राकृतिक गैस का दहन करते हैं, मेथेन को जलाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये भी हमारा क्या बेटा? एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। साग सब्जियों का जब विघटित होकर कंपोज, जब खाद बनता है, तो वहां पर भी क्या होता है बेटा? हमारा वहां पर भी उष्मा बनता है, तो वो भी उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है? एक उदाहरण है। अगला बेटा क्या है? उष्माशोषी। अब उसमें उष्मा उत्पन्न हो रही थी, इसमें उष्मा का क्या हो रहा है बेटा? लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके संपन्न होने के बाहरी माध्यम में उष्मा या ऊर्जा का अवशोषण करता है, वो तो अभिक्रिया में ऊर्जा निकाल रहा था, ई अवशोषित करेगा, उसे उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। हाँ, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं बेटा। जैसे जब नाइट्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करवाना रहेगा बेटा, तो इसको उष्मा चाहिए। क्या चाहिए बेटा? उष्मा चाहिए। जब उष्मा लेगा तभी ये हमारा, हाँ भैया, NO बनाएगा। NO मतलब कि नाइट्रस ऑक्साइड बनाएगा। यानी कि यहाँ पे बेटा उष्मा ले रहा है, माइनस, माइनस मतलब ये उष्मा को कंज्यूम कर रहा है। सभी वियोजन, जितना भी टी डिकम्पोजिशन अभिक्रियाएं होती हैं, उसमें उष्मा लगती है। जैसे हीट, प्रकाश संश्लेषण, अभी मैं बता रहा था, प्रकाश संश्लेषण उष्मा ले रही थी, तो वो हमारा क्या है बेटा? जितने भी वियोजन अभिक्रिया होती है, सब उष्माशोषी अभिक्रियाओं के अंतर्गत आती है। समझ में आया कि नहीं बेटा? एक बार कमेंट बॉक्स में मेंशन हो जाना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? उसके बाद बेटा अगला है अपना अपचयन, ऑक्सीकरण एवं, हाँ भैया ये सॉरी, इसको बेटा हम लोग उपचयन बोलते हैं। क्या हो गया भाई? चलेगा। इसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? उपचयन बोलते हैं। उपचयन को बेटा ऑक्सीकरण कहते हैं। और एक क्या होता है? अपचयन। ऑक्सीजन की वृद्धि होना। हमारी बात सुनिएगा, हम अगर ऑक्सीजन से दोस्ती करेंगे, हम अगर ऑक्सीजन से दोस्ती करेंगे, तो बेटा ऑक्सीकरण या फिर उपचयन कहलाएगा। जब हम हमारे साथ ऑक्सीजन आके जुड़ेगा, तो उसे बेटा क्या बोलेंगे? उपचयन हो रहा है या फिर ऑक्सीकरण हो रहा है। अपचयन, जब हमारी ऑक्सीजन से दोस्ती टूट जाएगी। ए भैया,
कहते हैं ना कि राजा जी का दिलवा टूट जाएगा, तो बेटा वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे अपचयन हो रहा है। राजा जी के दिल के साथ बेटा क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो बेटा सबसे पहले उपचयन या ऑक्सीकरण क्या होता है, या ऑक्सीडेशन, तीन नाम बेटा। राजा जी का दिल बेटा ना, यानी तीन नाम, पहले राजा जी यानी कि उपचयन, फिर ऑक्सीकरण, फिर बेटा ऑक्सीडाइजेशन, ये तीन नाम हुए। एक ही है बेटा, जैसे होते हैं ना टिंकू मिंकू रिंकू, बेटा तीन ही नाम होते हैं, है भैया, है कि नहीं। तो ऑक्सीजन का संयोग होना, हाइड्रोजन का वियोग होना बेटा क्या कहलाएगा, उसे हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं, यानी कि ऑक्सीजन का संयोग होना ऑक्सीकरण। वहां दूसरी परिभाषा गुरुदेव, हाइड्रोजन का वियोग होना बेटा, हाइड्रोजन का वियोग मतलब कि ब्रेकअप हो जाना, हाइड्रोजन गायब हो जा रहा है और ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है बेटा, वहां पे भी ऑक्सीडाइजेशन होता है। साथ ही साथ बेटा इलेक्ट्रॉन का त्यागना, इलेक्ट्रॉन अगर त्याग कर रहा है तभी बेटा क्या हो रहा है, वहां पे ऑक्सीकरण, उपचयन हो रहा है। यानी तीन, आप अगर बेटा रेलवे जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं, एसएससी एग्जाम की तैयारी करते हैं, या कोई भी स्टेट पीसीएस या कुछ भी तैयारी करते हैं, तो उसमें जर्नल साइंस होता है। और आपको बेटा पता होना चाहिए कि हम आपको जो जर्नल साइंस पढ़ा रहे हैं, सबसे पहले बेटा हम आपको इसको खुद पढ़ा रहे हैं। इस समय बेटा ये वीडियो जो है वो 1 घंटे से ऊपर की है, 1 घंटे मान लीजिए 20 मिनट की वीडियो बनने वाली है। इसमें बेटा मेहनत किया गया है। सबसे पहले देख सकते हैं ये अपना एनसीईआरटी है, इस एनसीईआरटी को कई बार नोट्स के फॉर्म में बनाया है मैंने, फिर इसका मैंने पढ़ने के बाद कई बार फिर मैंने यहाँ पे नोट्स बनाया, उसके बाद जो भी अपनी कंपटीशन की है उसको मैंने पढ़ा, तब जाके बेटा आपको क्लास 10 का यहाँ पे मैं नोट्स डिलीवर कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आया कुछ भी किया आपको डिलीवर कर दिया, बेटा इस पे मेहनत किया गया है, वो सारा मैंने टॉपिक लिया है जिससे आपका कुछ भी गलती ना हो। छोटे से छोटे कीवर्ड पॉइंट को बेटा हमने यहाँ पे ध्यान दिया है। तो अगर हम लोग उपचयन की परिभाषा दे के ऑक्सीकरण की, तो तीन ठो हैं, ऑक्सीजन का संयोग होना भी ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का वियोग होना भी ऑक्सीकरण, और इलेक्ट्रॉन का त्यागना भी बेटा ऑक्सीकरण में ही आएगा। अच्छा सर, अपचयन क्या होता है, रिडक्शन, रिडक्शन बहुत बढ़िया, ब्रेकअप हो जाना किससे बेटा, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन का वियोग होना बेटा क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। अगर ऑक्सीजन जा रहा है तो जुड़ेगा कोई ना भैया, अगर ब्रेकअप हो रहा है कोई कोई ना आएगा भी। अच्छा आया कौन भैया, ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया। अब यहाँ ब्रेकअप हुआ तो बेटा कहीं ना कहीं ब्लूटूथ कनेक्ट किया ना, किससे, यहाँ पे हाइड्रोजन से किया, या फिर भैया इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, एक के ब्रेकअप होगा तो दो ग्रहण जरूर करेगा। समझ में आया कि नहीं, तो हमारा क्या हो गया, अपचयन हो गया। उदाहरण के लिए गुरु, उदाहरण के लिए बता दीजिए, देखिएगा बेटा अगर हम लोग कॉपर का देखें तो यहाँ पे ऑक्सीकरण कराते हैं, यानी बेटा यहाँ पे लेंगे भूरे रंग के कॉपर को हवा में जलाने पर काले रंग की परत चढ़ जाती है, तो कहीं ना कहीं वहां पर बेटा क्या हो रहा है, वहां पे हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का बेटा क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे ग्रहण हो रहा है। अब यहाँ पे कॉपर है, जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो हमारा क्या बनाता है बेटा, 2CuO, यानी कि कॉपर ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑक्सीकरण हो रहा है, जब भी ऑक्सीजन जुड़ेगा बेटा तो वहां पे क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। समा में जब यहाँ पे हम लोग CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड को जब H2 से क्रिया कराते हैं, H2 से क्रिया कराते हैं तो क्या बेटा कॉपर अलग हो जाता है। अब ये इसका ब्रेकअप हुआ, जब इसका ब्रेकअप होगा तो कॉपर टूटेगा, कॉपर से ऑक्सीजन बेटा क्या होगा, टूटेगा। तो क्या बनाएगा यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ेगा किससे बेटा, हाइड्रोजन से, तो हमारा क्या बनाएगा बेटा, जल बनाएगा। क्या बनाएगा, जल। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कॉपर जो ऑक्साइड है इससे ऑक्सीजन टूटा, जब ऑक्सीजन टूटा बेटा तो क्या हुआ, अपचयन हुआ, जब टूटा तो अपचयन हुआ, तो जब अपचयन हुआ तो यहाँ पे कौन बचेगा बेटा, कॉपर ही तो बचेगा, यानी कि इसका क्या हुआ, अपचयन हुआ, यानी कि ब्रेकअप हो गया, टूट गया। क्या हो गया बेटा, टूट गया। अब इधर टूटा, जब टूटा तो क्या हुआ बेटा, इस यहाँ पे अपचयन हुआ, एक जगह बेटा ब्रेकअप हो गया तो दूसरी जगह तो संयोग होगा ना। अगर यहाँ से बेटा ब्रेकअप हुआ, यहाँ पे ब्रेकअप हुआ तो हाइड्रोजन से संयोग तो करेगा ना, बिल्कुल करेगा। कौन करेगा भैया, यहाँ पे ऑक्सीजन करेगा। अब यहाँ पे ऑक्सीजन आके जुड़ गया तो इसका क्या हो गया, उपचयन हो गया। जहां पर ऑक्सीजन जुड़ेगा वहां पर उपचयन, और जहां पर ऑक्सीजन घटेगा, ब्रेकअप होगा, टूटेगा, वहां पर बेटा अपचयन बोला जाता है। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। और एक बेटा यहीं पे ध्यान दीजिएगा, इन दोनों 7 अभिक्रिया यानी कि उपचयन,
अपचयन, दोनों साथ हो रही है, इसीलिए इसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है? रिडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। यानी कि रिडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं बेटा? रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? तो वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण, अपचयन बेटा दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती है, यानी कि एक समय पर होती है, उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे सर CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड जब हम लोग हाइड्रोजन से क्रिया करता है, ये उष्मा ले रहा है। अगर उष्मा लिया तो मैंने आपको बोला था बेटा उष्मा शोषी अभिक्रिया, जो उष्मा को लेता है बेटा उसको उष्मा शोषी, जो उष्मा को त्याग करता है। जब हम लोग खाना खाते हैं तो हमारे अंदर से बेटा क्या निकलती है? गर्मी निकलती है, पसीना होता है। क्यों होता है पता है? क्योंकि सर हम जब कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं और कार्बोहाइड्रेट के साथ जब ऑक्सीजन अंदर ले जाते हैं तो रिएक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है जो हम बाहर निकालते हैं, साथ ही साथ जल बनता है जो कि हमारा शरीर ले लेता है और ऊर्जा बनाता है। उसी ऊर्जा का काम हम लोग अपने कार्य को करने के लिए करते हैं, इसलिए गर्मी निकलती है खाना खाने के बाद। समझ में आया क्या? तो यहाँ पे उष्मा लेगा तो उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो CuO का कॉपर में अपचयन हुआ और H2 का H2 में क्या हुआ बेटा? ऑक्सीकरण। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पे इससे टूटा, बहुत बढ़िया, अपचयन, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ा, उपचयन। इसी प्रकार जिंक ऑक्साइड का जब कॉपर से लेते हैं तो जिंक टूटा, क्या हुआ बेटा? बहुत बढ़िया, अपचयन, यहाँ पे जुड़ा, उपचयन। यहाँ पे अगर जब हम लोग लेड ऑक्साइड का कार्बन से क्रिया कराते हैं तो लेड अकेला बच गया, क्या हुआ? अपचयन। और CO2 से ऑक्सीजन आके जुड़ा बेटा, क्या हो गया? उपचयन। कार्बन का क्या हो गया? उपचयन हो गया। समझ में आया क्या? कुछ ऐसी दो अभिक्रियाएं हैं जो कि आपको बेटा पढ़ना चाहिए। वो अभिक्रिया क्या है? ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पे संक्षारण, कोरोजन। अगर मैं आपसे पूछूं कि जब हम लोग किसी लोहे को आप नमी में रख देते हैं या पानी डाल दीजिए, उसको सुखवाइए मत, तो आप देखेंगे कि जो हमारा लोहा होता है उस पे एक परत जम जाती है और वो परत भूरे रंग की होती है, यानी धीरे धीरे लाल होकर उसका क्षरण होने लगता है। उसको कहते बेटा जंग लगना। क्या लगना बेटा? जंग लगना। क्या लगना बेटा? जंग लगना। जब हम लोहे की संक्षारण की बात करेंगे तो हमेशा जंग लगता है, लेकिन आप अभी एक कॉपर का, पीतल का, तांबे का, आप कहते हैं पीतल तांबा जो भी होता है एक ही है, आप ले लीजिए क्या बेटा? एक लोटा ले लीजिएगा, आप देखें उसमें हरे रंग का परत जम जाता है क्योंकि ऑक्सीजन से क्रिया करता है। कहेंगे अरे गुरुजी उसमें जंग लग गया। उसको जंग लगना नहीं बोलते, क्योंकि जंग लगना केवल किसी में होता है बेटा? लोहे में होता है। कभी भी कॉपर में जंग लगना शब्द नहीं यूज करेंगे, वहां पर केवल केवल वहां पे संक्षारण यूज करेंगे, कोरोजन का यूज किया जाएगा। यानी कि जब कोई धातु, मेटल, अब धातु क्या होती है? अरे भैया अगर आपसे पूछा जाए धातु क्या होती है, तो जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह किया जा सके उसे धातु कहते हैं। या फिर जो हमारा गुरुजी जितने भी धनायन होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, धातुएं कहलाती है, ये भी कह सकते हैं। अभी आपको पढ़ाएंगे मेटल एंड नॉन मेटल, तो उसमें पूरा एक्सप्लेन करेंगे। जब धातु जो होती है ये ऑक्सीजन यानी कि वायु, नमी, अम्लता या शुष्कता के संपर्क में आती है तो वह धीरे धीरे क्या होती है बेटा? नष्ट होने लगती है। उसे ही क्या कहते हैं बेटा? बहुत बढ़िया, कोरोजन या संक्षारण कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे लोहे पर जंग लगना, तांबे पर हरी रंग का परत चढ़ना, सिल्वर पर काले रंग की परत चढ़ जाना, यानी जो चांदी होती है उस पर काले रंग की परत चढ़ जाती है, वो क्या होते हैं? कोरोजन के उदाहरण होते हैं। समझ में आया कि बेटा? कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा और कमेंट बॉक्स में प्लीज मेंशन करिएगा। उसके बाद अगला बेटा आता है विकृत गंधिता। ई विकृत गंधिता क्या है? अरे कुछ नहीं बेटा, आप पनीर बनाइए, पनीर को 2 दिन खुले छोड़ दीजिए, खुला छोड़ दीजिए, तो तीसरे दिन गंधाने लगता है, उसी को बेटा क्या कहते हैं? विकृत गंधता। आपको पता है जो हमारी चिप्स की पैकेट होती है, चिप्स आप खाते हैं? बिल्कुल सर खाते हैं। चिप्स पे एक गैस भरी जाती है, वो गैस कौन सी भरी जाती है बेटा? नाइट्रोजन। वहां पे ऑक्सीजन निकालकर चिप्स की पाउच में नाइट्रोजन गैस भरी होती है जो आप लोग खाते हैं। यानी कि जब वसा युक्त या तेली खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक खुला रखा जाता है तो वे ऑक्सीजन से क्या करते बेटा? ऑक्सीजन से क्रिया करके उपचयित यानी कि ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जिससे उनका स्वाद और गंध क्या होता है बेटा? बदल जाता है। उसे ही कहते हैं बेटा विकृत गंधिता कहते हैं, यानी कि रेंसिडिटी कहा जाता है। समझ में आया क्या? अगर अब आपसे कोई पूछे कि विकृत गंधिता क्या होती है तो आप सीधा बताइएगा कि मेरी मम्मी ने खाना बनाया था, रोटी बनाया था, रोटी को उन्होंने खुले वातावरण में छोड़ दिया और वो ऑक्सीजन से क्रिया करा, ऑक्सीडाइज हो गया। ऑक्सीडाइज मतलब कि उपचयन। जब ऑक्सीजन जुड़ता है बेटा तो वहां पर क्या होता है?
हमारा ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि उसका उपचयन हो रहा है और उपचयन करके गंधाने लगता है, यानी कि स्वाद बदल जाता है, उसे क्या कहते हैं बेटा, विकृत गंधिता कहते हैं। अच्छा गुरुजी, अगर हम रोटी को ऐसी छोड़ देते हैं, गंधाए ना, कोई इलाज है? बिल्कुल इलाज है। आप नाइट्रोजन वहां से ऑक्सीजन निकाल के उस कमरे में नाइट्रोजन भर दीजिए, सीधी सी बात है बेटा, वो उसमें गंध नहीं आएगी। यानी कि बचाव के उपाय क्या क्या है? सबसे पहला, चिप्स या नमकीन के पैकेटों में ऑक्सीजन को निकालकर नाइट्रोजन जैसी अक्रिय गैस भर दी जाती है। अब गुरुजी कहते हैं ये अक्रिय गैस होती क्या है? बेटा एक बात ध्यान देना, आप देखेंगे कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिनका पढ़ाई में मन लगता है, कुछ लोग क्या करते हैं बेटा, लवेरिया रोग हो जाता है, कभी यहाँ पे हैं तो कभी और कहीं पे जाते हैं घूमने के लिए। तो बेटा वो क्या है? अक्रिय है। नाइट्रोजन क्या होता है? अक्रिय। ना किसी से दोस्ती करेगा, ना ब्रेकअप, ना कुछ कि ये अपने काम से काम रखेगा। लेकिन जो ऑक्सीजन होता है बड़ा खतरनाक होता है, कि जाकर बेटा क्या करता है, दोस्ती कर लेता है, और फिर जब दोस्ती कर लेता है समाज में बेटा क्या हो जाता है, गंध की तरफ फैल जाता है, उसकी बदनामी हो जाती है। तो ऐसे समझ सकते हैं हमारा क्या हो जाता है बेटा, विकृत गंधिता हो जाता है। समझ में आया क्या? तो हम लोग ऑक्सीजन को हटाकर बेटा नाइट्रोजन भर देते हैं। और दूसरा इलाज, खाद्य पदार्थों को वायुरुद्ध बर्तनों में, यानी कि एंटी टाइट कंटेनर्स में रखना चाहिए। एंटी टाइट कंटेनर्स का मतलब होता है जहां पे ऑक्सीजन पहुंच ही ना पाए। अच्छा, उसके बाद अगला बेटा, प्रति ऑक्सीकारक यानी कि एंटी ऑक्सीडेंट का उपयोग करना चाहिए। प्रति ऑक्सीकारक का मतलब होता है जो ऑक्सीजन को वहां पे जाने ना दे। तो यहाँ पर बेटा आपका चैप्टर जो होता है बेटा फिनिश होता है। और मैंने यहाँ पर पूरा कितना बेटा, ये लेक्चर है 1 घंटे 22 मिनट के लेक्चर में आपको मैंने बेटा यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को पूरा समाप्त किया है। आई होप ये वीडियो बेटा पसंद आई होगी। तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल आपका है और इसमें की पूरा 10th की हम साइंस को पढ़ाने वाले हैं। और आपको पता होगा बेटा 10th और 9th की साइंस, चाहे आप रेलवे जैसी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे एसएससी या फिर यूपी बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, तो देन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने पूरा एनसीईआरटी से मैंने आपको पढ़ाया बेटा। यहाँ पे जितना भी मैंने नोट्स यूज किया है, सभी नोट्स आपको बेटा फ्री में, आपको 1 रुपया किसी से खरीदना नहीं है, देना नहीं है, आपको मैं फ्री में उपलब्ध करवाऊंगा। टेलीग्राम चैनल विज्ञान वे, क्या नाम है बेटा? विज्ञान वे मतलब बेटा रास्ता। हाँ हाँ भैया, कॉन्सेप्ट से सक्सेस तक, विज्ञान विज्ञान वे टेलीग्राम पर जाकर बेटा आप वहां से नोट्स पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।